क्या शौकत खानम बनाने में नुसरत फतेह अली खान, उमर शरीफ, दिलदार परवेज भट्टी, ये तो तीन बड़े नाम हो गए, क्या इनकी दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स के बगैर शौकत खानम बन सकता? बिल्कुल नहीं बन सकता। सिर्फ लाला अताउल्लाह का कंट्रीब्यूशन नजर आता है। फनकारों ने तो दामे दरमे सुखने कदमे जिस तरह भी हो सका, फनकारों ने तो इनके साथ बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन इन्होंने फनकारों को अपने परस्तार से ज्यादा अहमियत नहीं दी किसी को भी। सिफारिशें आई? खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूँ कि हमने किसी सिफारिश को एंटरटेन नहीं किया। भाई मैंने एंटरटेन के तो पूछे नहीं। मैं कहा आई फोन्स आए जी, कॉल्स आई, हमने उनको बिल्कुल यख ठंडी हवा करा दी। ये जो टैलेंट सामने आ रहा है बड़ा अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा टैलेंट लोग पसंद भी कर रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या है? ये भाईजान प्रोग्राम बेचना भी तो है। जनूबी एशिया के लेवल पर इस वक्त अगर एक सेलिंग फेस है तो वो फवाद खान ही है। मैं आपको जमानत देता हूं कि वो म्यूजिक का भी आदमी है। जी चाहता है आज तो, जी चाहता है आज तो मर जाए खुशी से, झूमे कभी नाचे कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद आर.एन.एन। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। कराची से तशरीफ़ लाए हैं और मौसीकी के लिए बहुत खिदमात हैं। सिंगर भी हैं, कंपोज़र भी हैं, राइटर भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, प्रमोटर भी हैं और हालिया जो मैं कहता हूँ कि आलमगीर शोहरत का हामिल एक इवेंट पाकिस्तान आइडल के नाम से हुआ और वो जारी है, उसके पीछे भी टैलेंट हंटिंग के हवाले से इनका बहुत बड़ा रोल और वो जो एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है हमें पाकिस्तान आइडल में टैलेंट के हवाले से, यकीनन उसके पीछे इनकी दिन रात की मेहनत और कई माह की मेहनत जो है वो उसमें शामिल है। मेरी मुराद है वन एंड ओनली तनवीर आफरीदी से। वेलकम टू द शो सर। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? वेलकम टू लाहौर अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। वैसे आप तो कराची वैसे चक्कर लगाने जाते हैं। आप जैसे शफीक दोस्त हो तो बंदा वहां कितने दिन रह सकता है। अच्छा सर, सबसे पहले बताइए कि पैदाइश कहाँ हुई और घर का माहौल जो है, जब होश संभाला तो फैमिली में कौन कौन था, किस तरह का माहौल था? देखिए, पैदाइश हुई मेरी हैदराबाद सिंध में। अच्छा, अब्बा रेलवे में थे, ओके। तो जहाँ जहाँ ट्रेन की पटरी उनको ले जाती थी, पोस्टिंग ट्रांसफर, वहाँ वहाँ हम भी चले जाते थे। तो हमारा बचपन ये उस दौर की बात है जब रेलवे को प्राइवेट करने की बातें नहीं हुआ करती। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और रेलवे का अरूज था, बड़ा अरूज था रेलवे का, पीआईए का। अच्छा, बड़े अरूज थे। तो हम हैदराबाद में रेल की पटरी के बिल्कुल साथ रहते थे, यानी कोई भी ट्रेन स्टेशन पे आती थी तो हमारी आँख खुलती थी। बाद में तो हम आदी हो गए थे। तो जब ट्रेन फुलेली की नहर पे पहुंचती थी तो हमको पता चल जाता था कि ट्रेन नहर की पुल पे से गुजर रही है। तो उस सन्नाटे होते थे वो बड़े। तो हैदराबाद की पैदाइश हैदराबाद से, मैट्रिक और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से ही चौथी जमात में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया। अच्छा, चौथी जमात में? चौथी जमात। वो जो था प्रोग्राम, वो क्या था? बच्चों का प्रोग्राम होता था फुलवारी, उसमें मैं स्किट्स किया करता था। अच्छा, उस वक्त मैं मतलब बूढ़े की आवाज़, बच्चे की आवाज़, 2-3 आवाज़ें एक खाके में सब निकालता था। सौती काम था सारा आवाज़ का। तो वो बचपन में टैलेंट था मेरा ये। और साथ साथ मतलब छोटा मोटा उस ज़माने में मुझे अपने गाने के टैलेंट के बारे में इदराक नहीं था। नहीं, वो जाना कैसे हुआ, मसलन कैसे ख्याल आ गया? कोई तो अब्बा को शायरी का शौक था। अच्छा, हैं हम लोग आफरीदी, पीछे से कबाइल हैं, पठान हैं, और उस तरह खुल के मौसीकी हम कर नहीं सकते थे। मेरे अफरीदी कौन से हैं? ये जो सुहेल अफरीदी वाले अफरीदी हैं आप? वज़ीर आला केपी के वाले? वही वाले हैं। या शाहिद अफरीदी वाले? नहीं, अब तो आप देख लें, वो भी वही वाला अफरीदी है, वो भी वही वाला। शाहिद अफरीदी जरा लिबरल हो गया है थोड़ा हमारी तरह। नहीं, पश्तो आती है आपको? पश्तो आती है, मैं पश्तो में गाने गाए मैंने। अच्छा, अब वो भी सुनने हैं अभी। अच्छा, फिर वो वापस आ रही है कि रेडियो कैसे जाना हो? रेडियो ऐसे जाना हुआ कि अब्बू शायरी करते थे, हैदराबाद के अदबी हलकों में उनका उठना बैठना था। जुम्मे की छुट्टी होती थी तो जुम्मे को उनके मुशायरे भी होते थे, तो उनकी रेडियो तक रसाई थी। फिर वो हैदराबाद रेलवे में रिजर्वेशन में होते थे तो उनको सब जानते थे। हमको कभी किसी फिल्म का टिकट नहीं लेना पड़ा,
कभी किसी कॉन्सर्ट का पास नहीं लेना पड़ता था, तो हम हर जगह इस तरह चले जाते थे। तो वो जो एक कल्चर लविंग इन्वायरमेंट था हमारे घर में, वो वालिद की वजह से था। और अब्बा बड़े लिबरल आदमी थे, मुझसे बहुत ज़्यादा लिबरल आदमी थे। और बस उनको एक प्रॉब्लम थी, वो कहते थे यार गाना प्रोफेशनल नहीं गाओ, कुछ और बन जाओ, साथ में गाना गाओ। तो मेरे उस्ताद ने मुझे, निसार बज़मी साहब ने मुझे ये बताई थी बात कि बेटा ये काम पार्ट टाइम नहीं हो सकता। अच्छा। अगर तुम्हें मौसीकी में इज़्ज़त और नाम कमाना है तो ये पार्ट टाइम काम नहीं है, तो इसको तुम्हें फुल टाइम करना पड़ेगा। वो फिर एक स्टेज ऐसी आई कि अब्बा को एहसास हुआ, मैं इवेंट मैनेजमेंट वगैरह साथ-साथ करता था, लेकिन बहरहाल मेरा सारा फ़ोकस इधर ही था। तो उस तरह से अल्लाह ने रास्ते रेडियो कैसे गए? रेडियो गया। अब्बा ने मुझे कहा कि तुम्हें ना बच्चों के प्रोग्राम में लेके चलता हूँ। अच्छा। वो ले गए, वहाँ बच्चों के प्रोग्राम के होस्ट होते थे बड़े मशहूर हैदराबाद के सकाफ़ती शख्सियत रफ़ीक भैया। रफ़ीक भैया बड़े मशहूर होस्ट भी थे, म्यूज़िक भी जानते थे। तो उन्होंने मेरे अब्बा उनके पास ले गए। उन्होंने मुझे हर प्रोग्राम में एक लतीफ़ा सुनाने की ड्यूटी लगा दी। अच्छा। तो वो एक लतीफ़ा मैं सुनाता था, और उसमें जब मैंने आवाज़ें बदलनी तो वो सब लोग हैरान हो गए। तो उसमें कलियाँ-वलियाँ ये आते थे, मतलब उस वक़्त और रुझानात थे, बच्चे थे, ज़रा सी किसी ने ताली बजा दी तो उसी पे खुश हो गए, उधर लग गए। फिर वो ड्रामा बोलने की भी एक वक़्त एहसास हुआ कि यार ड्रामा भी बोलना चाहिए। इस दौरान मैट्रिक कर लिया। अब्बू की पोस्टिंग कराची हो गई। हैदराबाद से कराची। इनफैक्ट हमारे 8वीं जमात में ही उनकी पोस्टिंग हो गई थी, तो उनको रोज़ाना कराची से हैदराबाद जाना आना पड़ता था। उसी में उनकी सेहत ख़राब हुई, उनको शुगर हो गई। तो फिर डीएस रेलवे उस ज़माने में होते थे, वो अब्बा से मोहब्बत करते थे। उन्होंने हमें एक मकान कराची में दे दिया, बड़ा एक मकान दे दिया रेलवे का। तो हम लोग वहाँ कराची शिफ्ट हो गए। यहाँ आकर मुझे एक म्यूज़िक एकेडमी, मतलब मैंने एक साहब को गाते हुए देखा। एक दोस्त मुझे ले गए, तो वहाँ एक साहब मेरी तरह, उन्होंने ऐनक लगाई हुई बाजा बजा के गा रहे थे, तो मैं उनको देख के बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार मैं भी तो यही करना चाहता हूँ। मेरे सामने कोई शायरी आती है तो मैं उसकी ट्यून बना ले, वैसे उसको गाना शुरू कर देता था। ऑटोमेटिक मेलोडी बना लेता था मैं, यूँ पढ़ के और गा लेता था। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे आना चाहिए। अभी उस साहब का नाम नहीं बताना आपने, नहीं, जरा वापस आए जी। हैदराबाद ना। रेडियो पे जो प्रोग्राम करते जी, थे जी। आप, उसका नाम आपने बताया फुलवारी। फुलवारी। हुँ। तो उसमें होस्ट भी आप हैं? नहीं, होस्ट नहीं हूँ मैं। अच्छा। उसमें होस्ट रफ़ीक भैया थे। अच्छा। और फराह नाज़ होती थी। और आपका क्या-क्या उसमें रोल होता था? मेरा किरदार होता था, हम बच्चे बैठते थे उसमें बहुत। ठीक है। ठीक है ना? किसी ने गाना सुनाना, किसी ने हम्द-नात सुनानी, और किसी ने कुछ स्पीच सुनानी। अच्छा। मेरे हिस्से में लतीफ़ा आता था। अच्छा। तो मैं वो लतीफ़े पढ़ता नहीं, था। जब लतीफ़े से प्रमोट हुए? लतीफ़े से प्रमोट हुआ तो फिर मैं ड्रामे भी मैंने किए। इनिशियली तो मुझे ऑडिशन में फ़ेल कर दिया ड्रामे के। अच्छा। उन्होंने कहा यार तेरी आवाज़ ना बच्चों वाली है ना बड़ों वाली है। तो मतलब वो उस वक़्त 14-15 साल की उम्र में टोनल चेंजेस का फ़ेज़ था। तो बहरहाल फिर मैं कराची आया, मैंने यहाँ भी कराची रेडियो पे ड्रामे का ऑडिशन दिया। इकबाल जाफ़री साहब होते थे बड़े, कराची में भी मुझे ड्रामे में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, नहीं रखा। फिर मैंने वो बाद में तो मतलब मैं इनका आउटस्टैंडिंग कैटेगरी का म्यूज़िक डायरेक्टर भी रहा, सिंगर भी रहा, और बड़ा, लेकिन उस ज़माने में ऐसा भी हुआ। अच्छा, अब वो जिन साहब को आपने देखा जी, हारमोनियम प्ले करते हुए, जी, वो मुकाम कौन सा था? वो डिफेंस कराची में एक घर था। अच्छा। जहाँ वो बैठे हुए गा रहे थे, एक तबले वाला उनके साथ बजा रहा था। और मतलब वो बाजा भी भाई, मतलब 3rd डिग्री अताई थे। अच्छा। और वो तबले वाला भी मतलब थोड़ा सा वो भी दूसरे दर्जे का अताई था। तो मगर उस वक्त मुझे बड़ा इंस्पायर किया उन लोगों ने कि यार ये तो तबला भी बज रहा है और बाजा भी बज रहा है और एक आदमी गा भी रहा है। तो मैंने उनसे कहा यार मुझे भी सिखा दो। तो उसने कहा कि यार हम तो नहीं सिखा सकते, अलबत्ता आपको किसी से मिलवा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक साहब से मिलवाया। वो कंपैरेटिवली काबिल आदमी थे, और उनकी राग रागनियों की और बाजे की और तबले की दोनों पर उनको महारत थी। यानी कि अब आपका माइंड बन गया है जी, कि वो रेडियो का वो ड्रामा और वो तो मैं कर रहा जी, था, जी, म्यूजिक करना है, म्यूजिक करना और है। उसके लिए प्रॉपर जो है ना, जी, आपको तलाश थी जी, बिल्कुल, किसी शख्सियत की। बिल्कुल।
और यानी कि उस्ताद की। उस्ताद की। अच्छा। वो मुझे मिले जुल्फ़िकार भाई की सूरत में। क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है। अभी भी वो उनकी एकेडमी है और वो बच्चों को बताते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। उनसे फिर मैंने इस्तिफ़ादा किया और मैंने सीखना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने मुझे लय गिनना सिखाई कि जी ये रूपक है, ये जप ताल है, ये 3 ताल है, ये कैरवा है, ये दादरा है, ये खाली है, ये भरी है। वो मैं बड़े जुनून की हद तक मैंने सीखा। मेरे पास हारमोनियम नहीं था और इतने वसाइल नहीं थे कि मैं अपने बाप से ये कहूँ कि मुझे हारमोनियम दिलाएँ, ठीक है ना? तो मैंने बड़ा सब्र किया। इस दौरान मैंने ना अपने खर्चे पूरे करने के लिए लाइफ़ इंश्योरेंस का काम शुरू कर दिया कि जी मैं कॉलेज जाता हूँ, पॉलिटेक्निक, तो साथ में मैंने लाइफ़ इंश्योरेंस बेची। पार्ट टाइम एक जॉब शुरू जी, कर दी। पार्ट टाइम एक जॉब शुरू। वहाँ से मैंने बीमा पॉलिसी जो बेची तो मुझे कमीशन आया एक पॉलिसी का कोई ₹2500। उसमें से मैंने ₹1200 का हारमोनियम खरीदा। ये मैं 88 की बात कर रहा हूँ। यानी ये बेचने की सलाहियत तब से है, शुरू से ही आप। बिल्कुल, सेल्समैनशिप तो है ना सर। तो 1200 का बाजा खरीदा अच्छा। और यानी कि अफरीदी साहब ने जी, ना बल्ला खरीदा, जी, ना गन खरीदी, ना गन खरीदा। आपने कहा बाजा खरीदना है, जी, ना टिकट लिया किसी का, ना टिकट लिया। किसी अच्छा, पार्टी का। ठीक है। मैंने बाजा लिया और उस बाजे से मैंने गाना शुरू किया। अब मुझे घर में मेरी अम्मा कहने लगी कि यार मोहल्ला पड़ोस है, मतलब तेरा बाप 5 वक्ता नमाज़ी आदमी है, यहाँ से बाजे बजेंगे, मोहल्ले वाले सब कोई मतलब 7 जट फैमिलियाँ रहती हैं। वो कहने लगे, "तुम क्या हमें जीने देगा नहीं?" हाँ। तो मैंने कहा, "अब मैं क्या करूँ?" तो वहाँ पर एक सियासी जमात का एक दफ़्तर था, वो पंजाबी पख्तून इत्तेहाद एक पार्टी होती थी। उनका एक दफ़्तर था जो कब्ज़ा का दफ़्तर था और वहाँ वो ताला पड़ा होता था। तो मैंने उस दफ़्तर के इंचार्ज से कहा, मैंने कहा, "ये मुझे दोपहर को आप 2 घंटे के लिए दे दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी।" आप यकीन करें वो मैं बाजा उठाकर बैग और एक तबले वाले को बुलाता था, वो तबले वाला साइकिल पर आता था 3-4 किलोमीटर दूर से। और जुनून का ये आलम था, वहाँ टीन की छत थी उस दफ़्तर की, बिजली कोई नहीं थी उसमें। हम उसके अंदर जाके पिघल जाते थे। उसका टेलीकॉम पाउडर भी साथ छोड़ देता था। और वो बन गया पंजाबी पख्तून सियासी म्यूजिक ऑफिस। वो शोबा मिरासियात में तब्दील हो गया। अच्छा। और हमने वहाँ पर जो है वो गाना बजाना और पसीने में शराबोर वहाँ से वापस आना। वो भी रिपोर्ट हो गया कि जी ये तो यहाँ पर गाना बजाना हो रहा है और ये मोहल्ला है और ये पड़ोस है। वो एक साहब आ गए और उन्होंने कहा, जी बंद करो। हमने बंद कर, जिन्होंने चाबी दी थी उन्होंने कहा, यार वापस करो, मेहरबानी यार, निकलो। निकलो। उनको चाबी दे दी। उस वक्त तक मेरे अब्बा जो थे उन्होंने कहा, यार ऐसी की तैसी, घर पे गाओ, हम देख लेंगे। वो हौसला मिला, हमने घर पे प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर थोड़ा सा मेरा लाइफ इंश्योरेंस का कारोबार भी ठीक था। तो एक वक्त मुझे एक बड़ा कमीशन आया, तो मेरे पास आए 4-5 हज़ार रुपये इकट्ठे। तो रेडियो पाकिस्तान कराची के से मुल्हिका एक म्यूज़िक की दुकान है, अभी भी है, वाहिद दुकान है कराची की। इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इंस्ट्रूमेंट सलीम म्यूज़िक हाउस। तो सलीम भाई हयात थे उस ज़माने में और वो उनका एक तख्ता सा होता था, उसके ऊपर वो बैठकर बाजे ट्यून करते थे। वो इतना बड़ा आदमी था कि मेहदी हसन साहब, सब बड़े-बड़े लोग बाजा उनसे ट्यून कराते थे। तो वो किस्सा सुनाते थे, कहते थे मेहदी हसन साहब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि बाजा, स्केल चेंजर बाजा था, मैंने उनका ट्यून किया। तो कहने लगे, पैसे जब मैंने माँगे तो कहने लगे, अबे इतने पैसे? तो कहने लगे, मैंने कहा पैसे तो इतने ही हैं। कहने लगे, ये तो बहुत ज़्यादा हैं। कहने लगे, लाओ बाजा मैं वापस वहीं ट्यून कर देता हूँ जहाँ से मैं किया। तो वो बड़े मज़े के आदमी थे। उन्होंने मुझे एक दिन रोका, कहने लगे, तनवीर एक बाजा आया है मेरे पास हिंदुस्तानी, तो वो तू ले जा। मैंने कहा, सलीम भाई वो कितने का है? कहने लगे, यार वो 4,800 रुपये का मैं तुझे दे दूँगा। तो मैंने कहा, अच्छा। वो उस ज़माने में मेरे पास बिल्कुल सादा सा एक बाजा होता था, बड़े ही मतलब उसकी ऐसी पतली हालत थी। बजता बहुत अच्छा था लेकिन प्रेजेंटेबल नहीं था, किसी प्रोग्राम में ले जाने के काबिल नहीं था। वो बाजा जो मैंने देखा, डब्बा पैक इंडियन मेड बाजा, कैमरा बैलो उसका जनाब, मैंने कहा तो बड़ा ज़बरदस्त काम है। तो उसने मुझे कहा कि
ये तू ले जा। मैंने कहा 4,800 रुपये। मैंने कहा मेरे पास 4,000 रुपये हैं। कहने लगे पैसे तो तुझे पता है मेरी साइंस ही नहीं है पैसे कम करने का, मेरा पॉलिसी नहीं है ज़िंदगी में, जो कह दिया वही है। 4,800 ले और ले जा। मैंने एक दोस्त से 500 रुपये लिए और कुछ 300 रुपये मेरे पास से और बरामद हो गए दाएं बाएं से। 800 रुपये मैंने देकर 4,800 रुपये देकर वो बाजा में लेकर आया। उस बाजे पर मैंने जितनी भी कॉम्पोजिशन से मेरा नाम हुआ और मैं जो कमर्शियली मैं फील्ड में आया, वो सब उस बाजे पर तैयार हुई थी। वो बहुत अच्छा बाजा था, मेरे पास बहुत अरसा रहा, भी कुछ अरसा पहले तक भी मेरे पास था वो बाजा। तो इस तरह मतलब म्यूज़िक सीखने का एक सफ़र था जो मेरा 2000 आई गेस नहीं 92 में मुझे मैंने स्टूडियोज़ में जाना शुरू कर दिया था ट्रेनिंग थोड़ी और एडवांस करने के लिए। तो मैं बैठता था सोनी की स्टूडियो में, यूं जाके बैठ गया। आदिल मंसूर साहब रिकॉर्डिस्ट थे, उनसे मैंने दोस्ती कर ली, तो वो मुझे बर्दाश्त कर लेते थे। कराची की म्यूजिक इंडस्ट्री उस वक्त बड़ी रिच थी, बहुत रिच थी, उस वक्त के लाहौर की तरह? नहीं, लाहौर की तरह तो आज भी नहीं है, उस अच्छा। वक्त भी नहीं थी। अच्छा लाहौर तो हेड क्वार्टर है, अच्छा, मौसीकी का हेड क्वार्टर है, लाहौर है। लाहौर है। अच्छा। तो 50 साल पहले भी था और मेरे ख्याल है 50 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि जो खानवादे हैं, जो म्यूजिशियन प्रोड्यूस होता है यहाँ पर, वो इन्वायरमेंट वहाँ नहीं है। अच्छा, आप अब स्टूडियो में एंट्री हुई है मैं आपकी? स्टूडियो में जी, वहाँ पर भी जो म्यूजिशियन है उनकी बड़ी परसेंटेज यहीं से गई है। तो किसी ने कहा नहीं शुरू में कि भाई जा इंश्योरेंस कर, कोई और ये काम होता कर? था, मैंने वहाँ इंश्योरेंस भी बेची। अच्छा, वो भी साथ साथ उनको वो भी हुआ, क्योंकि आपने देखा ना, आपके पास दोनों ट्रैक थे। जो म्यूजिक में नहीं एक्सेप्ट कर रहा, उसे इंश्योरेंस बेचते, तो जहां इंश्योरेंस नहीं कोई कबूल कर रहा, वहां बाजा निकाल लिया। हाँ जी, ये हुआ। तो आदिल मंसूर से मैंने दोस्ती की और आदिल मंसूर ने मुझे एक्सेस दिया बैठने का। उस सोनिक के मालिकान से भी सलाम दुआ हो गई। बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब वो साल का 18 लाख 15 लाख कैसेट महीने का कैसेट बेचने वाली कंपनी थी। बड़े लेबल थे, ईगल, सोनिक। तो मैं बैठने लगा, वो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये शौकीन है, इसको बेचारे को स्टूडेंट टाइप है, इसको शौक है। बैठ जाता था वहाँ, रिकॉर्डिंग्स देखता था, सीखता था अरेंजमेंट कैसे हो रही है। आदिल मंसूर के कान में मैंने कहा यार बस अरमान है ज़िंदगी का कि निसार बज़मी साहब की शागिर्दी हो जाए किसी तरीके से। और उस वक्त निसार बज़मी साहब का बहुत बड़ा नाम निसार था। बज़मी साहब बला थे। तो कौन सा गाना उनका पहला सुना जो आप उनके? मुझे उमराव जान अदा के गाने उनके अच्छा इंस्पायर करते थे, शमा और परवाना के गाने इंस्पायर करते थे। तो मैं तेरे अजनबी शहर में, ये गाने, काटे ना कटेरे रतियाँ, झूमें कभी नाचें कभी लहराएं खुशी कोई गुनगुनाए ना इनमें से जरा एक? जी चाहता है आज तो, जी चाहता है आज तो मर जाए खुशी से, झूमे कभी नाचें कभी लहराए खुशी से, झूमे कभी नाचें। वाह वाह, ये गाना मुझे उनका बड़ा इंस्पायर करता था। अब आपको तलाश शुरू हो गई बज़मी साहब जी। की? अच्छा जी, तो बज़मी साहब के मैंने आदिल अभी लेकिन देखा नहीं था आपने बज़मी साहब को? बज़मी साहब, सिर्फ उनका काम सुना हुआ था? उनका काम सुना हुआ था, नाम सुना था, उनका रोब बड़ा था हमारे अच्छा। दिलों में। एक दिन आदिल मंसूर साहब ने मुझे कहा कि भाई कल तुम तैयार हो के आना, कल तुम्हारी बात करूंगा मैं बज़मी साहब की, कल शिफ्ट है मेरे पास। मैंने कहा है? कहने लगा हाँ, कल आपकी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है मुझे मना नहीं करेंगे, मैं तुम्हें शागिर्द करवा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अरे मैं उसके पैर पड़ गया। मैंने कहा आदिल भाई जुग जुग जिए आप। कहने लगे बस कल मिठाई विठाई का डब्बा लेके आना, तैयार व्यार अच्छा ठीक से शरीफ आदमी लगना। मैंने कहा जी हाजिर। मैंने जी एक मुश्किल काम भी उन्होंने जिम्मे लगा दिया। उन्होंने जिम्मे लगा दिया, शरीफ आदमी बनना। उस वक्त लौंडे लपाड़े, तो बिल्कुल एकदम बुर्राक किस्म का सफ़ेद शलवार कमीज़ का एहतमाम किया गया। भाषानी स्वीट से जाके गुलाब जामुन लिए, और मैं रूटीन में सोनिक जाता था, तकरीबन रोज़ का जाना होता था। उस दिन जब मैं सोनिक में गया तो सोनिक मुझे कुछ लगा मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ। तो चप्पलों का ढेर लगा हुआ स्टूडियो के बाहर ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अंदर कम से कम कोई 30-35 म्यूजिशियन बैठे हुए हैं, रश है पूरा। रश है पूरा माहौल। मेरी जान निकल गई ना, उसी से डर गया मैं। अब मैं अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा।
अब मैं बाहर खड़ा हूँ, वहाँ बाहर एक चैम्बर था, इशरत गोदरवी एक शायर थे, वो बैठते थे वहाँ, उनके पास बैठ गया, कभी खड़ा हूँ, अब देख रहा हूँ मैं कि यार अंदर कैसे जाऊँ, मोबाइल होते नहीं थे कि आदिल को फ़ोन करके कहूँ कि भाई मैं बाहर खड़ा हूँ। थोड़ी देर में आदिल मंसूर बाहर निकले, तो मुझे उसने कहा आओ, हाथ से पकड़ा, अंदर ले गए, मिठाई का डब्बा भी लिया, वो रिकॉर्डिंग का जो साथ में पैनल था उसके साथ मैंने रख दिया मिठाई का डब्बा, सबको सलाम वलाम के यहाँ बैठ गया। म्यूजिशियन तो सब मुझे जानते थे। तो वो थोड़ी देर में हमारे एक म्यूजिशियन थे, अल्लाह गनी की रहमत करे, इरशाद अली साहब, बड़े एक ऑर्डियन प्लेयर थे, उन्होंने आवाज़ दी, कहने लगे बज़मी साहब ये मिठाई किस सिलसिले में आई है? तो बज़मी साहब ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे ये बच्चा लाया है मेरे लिए। मैंने कहा हैं, इनको पता है? तो कहने लगे ले आओ बेटा, ले आओ, खिलाओ मिठाई सबको। मेरी तो हाथ पांव फूल गए। मैं उनको मिठाई का डब्बा लेकर गया और मैंने उनको यूं कांपते हाथों से मैंने पेश किया। कहने लगे माशाअल्लाह। उन्होंने म्यूजिशियंस ने इंडोर्स किया कि बज़मी साहब ये बड़ा ही सादतमंद और बड़ा अच्छा लड़का है और इस बड़ा शौक़ है इसको सीखने का। कहने लगे माशाअल्लाह, क्या खिदमत करें भाई तुम्हारी? मैंने कहा शागिर्द कर लें उस्ताद जी। कहने लगे हाथ मिलाओ, तुम शागिर्द हो आज से मेरे। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं मैं गंडा बंधवाऊंगा, फिर तो तुम्हें गाना सुनाना पड़ेगा। घर आओ आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें, फ़ोन नंबर आदिल से लो और घर आओ। मैं घर बताए हुए टाइम पर उनके पहुंचा 1 हफ्ते के बाद। अब मेरे में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको गाना कैसे सुनाऊंगा। मैं आज भी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उनको गाना सुनाऊं। जिस शख्स ने मैडम नूरजहां को चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, ये गाने गवाए हैं, जिन्होंने बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, इजहार भी मुश्किल है, वाह। उस शख्स को मैं, जिन्होंने लता और आशा को गवाया है, मोहम्मद रफ़ी को रीटेक्स करवाई हैं, उनको मैं क्या गाना सुनाऊं और कैसे सुनाऊं गाना? तो मैं हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा इसका एक हल है। मैंने उसी लड़के को जो मेरे साथ तबले पर संगत करता था, परवेज़ नाम था उसका, उसको मैंने फ़ोन करके बुलाया और कैसेट प्लेयर रखा और 1-2 गज़लें मैंने बनाई हुई थी एज़ कंपोज़र, नई ट्यूनें। मैंने वो ट्यूनें जो थी वो तबले बाजे के साथ वैसे ही अनप्लग्ड रिकॉर्ड की, रैंडम। वो रिकॉर्ड करने के बाद मैं वो ले गया कैसेट उठा के। मैंने कहा जी मेरी हिम्मत नहीं है आपको गाना सुनाने की, आप ये सुन लें। तो उन्होंने वो सुनी कैसेट। ये बाजा कौन बजा रहा है? मैं फिर डर गया, मैंने कहा यार ये इनको पसंद नहीं लगा गलत बज गया। है। मैंने कहा जी मैं ही बजा रहा हूँ। कहने लगे बहुत अच्छा बजा रहे हो, तुम तो ठीक हो यार, तुम बिस्मिल्लाह करो, लाओ धागा कहाँ है? मैंने, उन्होंने डंडा बांधा, मुझे दुआ दी, मिठाई खाई। कहने लगे बस जाओ, अब तुम हफ्ते में 3 दिन आओगे और ये टाइम है तुम्हारा। मैं, तब से मेरे साथ बज़मी साहब का नाम लगा और फिर वो तब तक रहा जब तक, उनको लहद में उतारने तक, उनको गुस्ल देने तक मुझे। कितना अरसा ये रहा साथ आपका जिंदगी में? मेरे ख्याल में 92-93 से लेकर और उनके इंतकाल तक मैं हर दम उनके साथ रहा। मैं आज भी उनकी फैमिली से कनेक्टेड हूँ, साल के 12 महीने। और मैं ईद की नमाज के बाद उनकी कब्र पे जाता हूँ हाज़िरी देने। मतलब मेरा ताल्लुक उनकी औलाद जैसा है बिल्कुल। बज़मी साहब की फैमिली में उनके अलावा कोई मौसीकी से किसी का नहीं, ताल्लुक था कभी, पहले, नहीं, बाद? किसी का भी नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश की। तो मुझसे यही बातें करते थे मुझसे जब पर्सनली, कहते हैं यार ये जो ख़ानदानी लोग होते हैं, कहने लगे मैं मिरासियों की इसलिए इज़्ज़त करता हूँ कि इनके इन ये ज़िम्मेदारी के साथ अपनी नस्लों को मौसीकी सिखाते हैं। हमारी औरतों को फ़िक्र नहीं होती इस बात की कि ये बच्चा निसार बज़मी का नाम रोशन करेगा, नहीं करेगा। उनके लिए गैरत का मामला है एग्जैक्टली। कि यार ये मतलब भक्त साहब का बेटा है, तो ये क्या करेगा अगर इस ये उन जैसा एक ऑर्डियन नहीं बजाया इसने, तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? तो कहते थे वो जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी वजह से खानवादों के बच्चे बड़ा नाम करते हैं और ज़्यादा जल्दी पिकअप करते हैं, क्योंकि उनके घर की औरतों को भी फिक्र होती है इस बात की कि इसकी तैयारी होनी चाहिए। उसको कोसते हैं बच्चे को कि भाई तैयारी कर, मेहनत कर। तो कहते हैं वो हमारे यहाँ नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश की, रिदम सिखाने की कोशिश की। बल्कि बड़े वाले जो हैं वक़ार भाई, उनको तो
नोटेशन भी लिखना सिखा दिया था उन्होंने, और अच्छा खासा वो अरेंज कर लेते थे गाना, लेकिन नहीं। वो पहले वाला जो ऑडिशन था वो तो आपने वो रिकॉर्ड करके सुना दिया उन्हें, पहला उन्हें जो कोई सॉन्ग कोई आइटम जो सुनाया उनके सामने कभी, वो क्या था? फिर तो उनके घर पे फंक्शन भी मैं अरेंज करता था, कभी कोई शादी वादी हो गई बच्चियों की, वो तो ताल्लुक ऐसा हो गया था कि उनकी साहबजादियाँ मुझे फ़ोन करके कहती थी कि भाई देखो बहन की शादी है और अब्बा फंक्शन होने नहीं देंगे, तुमने उनको कन्वेंस करना है फंक्शन के लिए। मैंने कहा आपने मतलब चपेड़ मुझे पड़वाई। कहते हैं भाई तुम्हारा मसला है, या तो तुम हमें मना कर दो या उन्हें मना कर दो, जो तुम्हारी चॉइस इज योर्स, लेकिन फंक्शन तुमने अब आप खलीफा टाइप चल रहे हैं। हो गया खलीफा टाइप हो गया। अच्छा, अब आपका जो साथ था जी, उसमें किस किस को देखा आपने बज़मी साहब को गवाते हुए, जो हाँ, बड़े नाम है बिल्कुल वो आपकी मौजूदगी में? बिल्कुल। अब वो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिहर्सल हो रही है, वो उस वक्त बूथ होते थे, वो जी, माइक पे खड़ी हो रही हैं, रीटेक हो रही है, बज़मी साहब बता रहे हैं, किसी वक्त प्यार से बता रहे हैं, कभी गुस्से में आ रहे हैं, वो जो मरहला है। सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग मैंने देखी मैडम नूर जहां की। ये कराची में हुई? नहीं, लाहौर में। अच्छा, लाहौर में बज़मी साहब रिकॉर्डिंग के लिए लाहौर आते थे। बड़ी अच्छा। रिकॉर्डिंग्स के अच्छा, लिए। आप साथ आते थे? मैं आता था उनके आ साथ। गए? तो जो लास्ट रिकॉर्डिंग की उन्होंने 93-94 में, एक फिल्म बन रही थी इस्तकबाल, जिसका बेचारा डायरेक्टर इंतकाल कर गया तो वो फिल्म बंद हो गई। तो अनीसुर रहमान भुट्टा एक प्रोड्यूसर मुल्तान के, एक कबीर वाला में उनका सिनेमा था, वो अपने दोस्त को डायरेक्टर लॉन्च करने के लिए एक फ़िल्म शुरू कर रहे थे। वो बज़मी साहब के घर आ गए और घर आकर उन्होंने बैग वैग उठाए हुए थे मुल्तान से, ड्राइंग रूम में बैठ गए और उन्होंने कहा कि जी हम एक फ़िल्म शुरू करना चाहते हैं, आपसे म्यूज़िक करवानी है, सब्जेक्ट आपके करने वाला है। ये वो बंदा जिसने कातिल की तलाश अहम रशीद के साथ की थी, वो उसका राइटर था। तो बज़मी साहब कहने लगे कि मैं तो छोड़ चुका हूँ, अब मैं नहीं करना चाहता फ़िल्म। आप तशरीफ़ लाए, आपकी बड़ी मेहरबानी, चाय पिएँ, बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई, ये मैं फ़िल्म नहीं करना चाहता। उन्होंने अपना ना बैग वैग खोला और जो वो था सामान उन्होंने सेट करना शुरू कर दिया ड्राइंग रूम में। उनका जेस्चर बड़ा अजीब था। कहने लगे बज़मी साहब हम यहीं रिहाइश पज़ीर हो जाएँगे जब तक आप हाँ नहीं करेंगे। हम वापस जाने के लिए नहीं आए, आपको साथ लेके जाएँगे। बज़मी साहब कहने लगे यार कमाल लोग हो तुम। कहने लगे बज़मी साहब इसको मज़ाक मत समझिएगा, हम तो यहाँ पड़ाव डाल देंगे। इस तरह उन्होंने बज़मी साहब को मनाया और फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस रिकॉर्डिंग में मैं बज़मी साहब के साथ पहली दफ़ा आया। तो मैंने उस रिकॉर्डिंग में हमारी अदी हुमैरा चन्ना जो हैं उनको भी मैंने उस रिकॉर्डिंग में पहली दफ़ा देखा। उस मुझे पता चला कि ये गुरु बहन है हमारी, बज़मी साहब की शागिर्द भी हैं। तो फिर उसके अलावा उसमें जो गाने थे वो तकरीबन सारे मैडम के थे गाने। और वो सारे बज़मी साहब की कंपोजिशन? बज़मी साहब की पूरी अच्छा। फिल्म, और बड़ी वो अंजुमन और अमराव जानदा टाइप का सब्जेक्ट था। तो उसमें एक तमाशबीन शौहर जो है वो बीवी को किस तरह डिच करके एक तवाइफ के चक्कर में पड़ जाता है, तो फिर वो बीवी एंड में ये सोचती है कि यार अगर ये तवाइफों से ही खुश होता है तो फिर वो क्लाइमेक्स पे जो है ना वो तवाइफ बन के घूंघट आगे डालकर वो एक वो बड़े गतें बजी हुई, बड़ा ज़बरदस्त फुल ऑफ ग्रैंडर एक सॉन्ग था। उसकी फिर वो जब नकाब उठाती है तो वहाँ से अस्ताई शुरू होती है, दोज़ख में लेके आई हूँ जन्नत की खुशबू तेरे लिए। तो यहाँ वो बच्ची भी होती है उसकी, वो अपनी बच्ची, वो बड़ा जुनूनी किस्म का म्यूज़िक था उसमें। तो हमने वो गाना देखा था, मैडम को 6 घंटे वोकल बूथ में मैंने देखा एक गाने के लिए उस रिकॉर्डिंग पर। और वो जो मैंने कम्युनिकेशन देखी ना दो बड़े लोगों की, वो बड़ी लाजवाब थी। वो सारी ज़िंदगी की लर्निंग है मेरी वो। अच्छा। कम्युनिकेशन ये है कि अब कोई हम जैसा थर्ड क्लास आदमी कोई चीज़ करेगा तो वो कहेगा और कट करो यार, क्या हो गया आपको, इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, सुर चढ़ा दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, भाई इसका एक्सप्रेशन सही करें, ये करें वो करें। वहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं था। दो बड़े लोगों का आई कांटेक्ट इतना प्रॉपर था कि वो बज़मी साहब सुन रहे हैं और मैडम ने गाया है, लाइन अप टू द मार्क नहीं है तो वो
इदरीस भट्टी साहब रिकॉर्ड करते थे। अच्छा है, मिरर में देख के कह रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है नूरजहां, आप ऐसा करें, आप यहां आकर मॉनिटर्स पे सुन लें एक दफा। मैडम ने हेडफोन उतारा, आई, सुना, वापस चली गई, दोबारा लगाएं। वही जगह ठीक की जो जगह करनी थी, उन्होंने नहीं कहा कुछ भी। कुछ नहीं कहा, सिर्फ मतलब आई कांटेक्ट और केमिस्ट्री बड़े लोगों की ऐसी मिलती थी आपस में, सुरशनास लोग, काम को समझने वाले लोग। तमाशबीन शोहर का आपने जिक्र किया जी। आपका शोहर बनने का जब वक्त है तो वो तब आप प्रॉपर एक म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे जी और आपने प्रोफेशन बना लिया था जी, बिल्कुल। म्यूजिक को, साथ आपका इंश्योरेंस वाला काम चल रहा था। तो अब ये मरहला जब आया तो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, किसने कन्विंस किया कि अब शादी कर लो? एक्चुअली मेरी मैरिटल हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी अजीबो गरीब है। फिर शो उसी पे कर लेते हैं। वो उसी पे बड़ा लंबा हो जाएगा काम। एक दफ़ा सुल्ताना आपा जो है हमारी, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, उनको किसी ने बताया कि भाई तनवीर आफरीदी तो चैम्पियन है, मतलब, तो वो मुझे उनके साथ जो मेरी मीटिंग थी, उन्होंने कहा आज सिर्फ बात तुम्हारी शादियों पर होगी। और उन्होंने वो अपना अपॉइंटमेंट्स का जो उनका शेड्यूल था उसको उन्होंने उल्टा करके रख दिया। लो भाई पाकिस्तान आइडल वगैरह करेंगे अगले शो में। कहने लगी अच्छा, कॉफी लाओ तनवीर के लिए। अच्छा भाई ये मुझे फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा माँ जी गलती हो गई, माफ कर दें। ये था, मतलब मैं बड़े नशेबो फराज से गुजरा हूँ इस मामले में, बहुत लंबी बात, बहुत दफ़ा हो चुकी है ये बात। तो किस्मत की बात है, कुछ अपना स्क्रिप्ट ऐसा लिखा हुआ था अल्लाह ताला ने, लेकिन अब गुज़िश्ता 12-13 साल से ठहराव आ गया है ज़िंदगी में, और मेरी जो मौजूदा वाइफ है उसका प्रोबेशन पीरियड भी कंप्लीट हो गया है, तो वो पक्की हो गई है। अच्छा, ये मेरी वाहिद बीवी है जो शनाख्ती कार्ड पे मेरी बीवी है। अच्छा। और आपके अलावा जो है कोई फैमिली में, कोई बच्चों में म्यूजिक शिजिक का है किसी को? मैंने अपने बेटे को कोशिश की थी शुरू में, वो स्पोर्ट्समैन है। अच्छा, उसको क्रिकेट का जुनून है, तो वो किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, और हमारे वाले किसी काम में इंटरेस्टेड। स्पोर्ट्स वाला आफरीदी है वो स्पोर्ट्स वाला आफरीदी है, और क्रिकेट का क्रेजी है, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं फिर। अच्छा, मेरी बेटियों में जो मेरी बेटी है नूर ज़ैनब, वो उसमें कॉम्पोजिशन के जरासीम बहुत। अच्छा, वो बहुत अच्छा सोचती है। मुझे उसने बहुत छोटी उम्र में, 3 साल की उम्र में उसने मुझे एक कॉम्पोजिशन सुनाई थी अपनी। मुझे लगा ये ए.आर. रहमान की कॉम्पोजिशन है, इस तरह का उसका रुझान है। तो वो उसका पढ़ भी रही है, उसको डॉक्टर भी बनने का शौक़ है, और सोशली भी बड़ी अच्छी है, वो मिलनसार बच्ची है। लेकिन अब देखना यह है कि वो कभी मेरे पास बैठी नहीं आकर के मुझे बताएं कि ये क्या है, ठाठ, राग, कॉर्ड्स, ये वाला पेशेंस नहीं है। पहला सॉन्ग जो है अपना आपने कौन सा रिकॉर्ड करवाया? असल में मैंने बिलीव ही इस बात पर किया है कि गाना अपना होना चाहिए। तो मैंने जो है वो पहला गाना था मेरा, एक प्रोग्राम होता था रिन के नए फनकार, रेडियो के लिए, राहत काज़मी साहब होस्ट करते थे। वाह। तो उसमें मेरा एक गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने कहा आप क्या सुनाएंगे? मैंने कहा जी नया गाना सुनाऊंगा, अपना गाना। तो मैंने उसमें राग पूर्वी में एक कॉम्पोजिशन रिकॉर्ड करवाई। ये किसने कहा तुम कूच करो बातें ना बनाओ ईशा जी, कतील छपाई साहब का लिखा। तो अब भूल गया वो तर्ज, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैंने वो सुनाई, लोगों ने सुनी, वहाँ से मेरी और दोस्तियाँ शुरू हुई। फिर मेरा जो है ना वो रुझान हो गया कमर्शियल। मैंने कहा इसमें तो मैं मारा जाऊंगा, एक तो मैं बहुत बड़ा कोई गायक नहीं हूँ, एक नॉर्मल सा गाने वाला हूँ, तो मुझे ट्रेनिंग भी थोड़ी प्लेबैक टाइप की थी, फिल्मी मौसीकार का शागिर्द था। तो मैंने जो है वो कमर्शियल की तरफ ध्यान दिया। उस ज़माने में पॉप म्यूज़िक नया नया शुरू हुआ था पाकिस्तान में,
मैंने कहा यार रैप म्यूजिक आया था नया नया, तो मैंने फोक में टेक्नो भंगड़ा और उसमें देसी रैप बनाकर एक गाना मैंने किया। वो गाना मेरा सोनिक के जो ऑनर थे उन्होंने सुना और उन्होंने मेरा वो गाना ले लिया। उन्होंने कहा ये मैं रिलीज़ करता हूँ, पैसे नहीं दूंगा। मैंने कहा जी मैं पैसे मांग भी नहीं रहा, आप मैं इस गाने को रिलीज़ करें। तो वो अदनान समी का एक गाना रिलीज़ हुआ था, देखो जाने मन। उस एल्बम में ये गाना मेरा बी साइड का तीसरा गाना कैसेट में उन्होंने डाला, और इस दौरान मैं उस गाने का रिलीज़ होने का प्लेजर ले नहीं सका। मेरी बहन का इंतकाल हो गया था तो मैं आइसोलेशन में चला गया। फिर मैं जब आया तो यूसुफ भाई मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे मुझे 10 गाने और करने हैं, एल्बम बनाएंगे, वो गाना तुम्हारा बहुत पसंद किया गया है। कहने लगे वो एल्बम उस गाने की वजह से बिका। ओ चाचा मेरा ब्याह ना करी, लंदनों में अमली आनी, कुड़ी पिंडी में गल नहीं पानी। तो उसमें जो रैप बोलने का वो उसको बाद में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों ने कॉपी किया था। 93 में ये मैंने किया था। तो वो मेरा पहला कमर्शियल सॉन्ग था जो कैसेट पे रिलीज़ हुआ और जो बिका। वज़ीराबाद के एक शायर थे मकसूद वज़ीराबादी साहब, उनका लिखा हुआ वो सॉन्ग था और मेरी कॉम्पोजिशन थी। वो बाद में मुझे सज्जाद अली भाई मिले एक जगह, उस वक्त उनका तूती बोल रहा था। सज्जाद भाई ने मुझे कहा कि यार वो तूने गाएगा ना? मैंने कहा जी। कहने लगे यार वो जो तूने उसमें जगह लगाई, ओ चाचा मेरा ब्याह न करी, ओ चाचा मेरा ब्याह न करी, इस राग में ये सुर उनको उन्होंने पकड़ा। उन्होंने कहा बहुत शानदार ये नोट है, मुझे ये मेलोडी बहुत पसंद आई तुम्हारी। तो उसमें एक मॉडर्न अप्रोच भी थी उस ज़माने के लिहाज से। मैं फिर उधर चल पड़ा। फिर उसके बाद मेरी एक एल्बम EMI ने मुझे साइन किया, तब से मैं EMI के साथ हूँ, उस 94 से। 94 से जी। अच्छा, EMI का सफ़र शुरू करने से पहले बज़मी साहब की एक बात मेरे जहन में फंस गई कि लता मंगेशकर से और आशा भोसले से कौन कौन से गाने गवाए? बज़मी साहब पाकिस्तान आए 1962 में। ठीक है। यानी अपनी पैदाइश 1924 से लेकर और 1962 तक वो हिंदुस्तान में ही रहे। ठीक है। और पाकिस्तान बनने के बाद यानी उनका मेरे ख्याल मिड 40s में या सॉरी अर्ली 50s में उनका फिल्मी करियर शुरू हो गया बॉलीवुड में। तो उस ज़माने में वो ऑल इंडिया रेडियो पे उनकी मुलाजमत हुई पहले। तो वहाँ पर वो उस मुलाजमत के दौरान उन्होंने एक फ्रांसीसी को देसी म्यूज़िक सिखाते हुए उससे एक्सचेंज में अंग्रेज़ी म्यूज़िक सीखा। और उस तरह से वो कहते उनको एक ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूज़िक मिल गया, नादिर शाह दुर्रानी। वो ऑन एयर हुआ ड्रामा, रेडियो सुना जाता था, मतलब दैट वाज द ओनली मीडियम उस वक्त। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने वो गाना सुना, वो भी स्ट्रगलर प्रोड्यूसर था, स्टंट फिल्में बनाता था। उसने कहा कि यार ये म्यूज़िक डायरेक्टर मुझे चाहिए। वो बज़मी साहब के पास आ गया। तो इस तरह बज़मी साहब ने कोई 36 के करीब फिल्में हिंदुस्तान में की। उसी स्ट्रगल में, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी उनके स्ट्रगल के ज़माने के दोस्त थे। और जब ये कवाल ग्रुप में बज़मी साहब पहली शागिर्दी उनकी कवाल के यासीन कवाल साहब के पास थी। तो यासीन कवाल जब ब्रेक लेते थे ना, तो एक स्ट्रगलर सिंगर लाहौर से आया हुआ था, वो बैठ के उस ब्रेक में खला पूरा करता था। वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। अच्छा जी, जिनके बहुत नामसाइद हालात उस ज़माने में बताए जाते हैं उस्ताद जी की तरफ से। वो उनके दोस्त हो गए, दोनों एक ही कैटेगरी के स्ट्रगलर और मतलब जिद्दोजहद करते हुए। लेकिन रफ़ी साहब इतनी जल्दी इस्टेब्लिश हो गए कि उनका तूती बोलने लगा इंडस्ट्री में। अब बज़मी साहब ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत से जब फिल्म की तरफ डाइवर्ट हुए, तो मोहम्मद रफ़ी उस वक्त बहुत महंगे सिंगर हो चुके थे। 5,000 रुपये उनका रेट था उस ज़माने में। तो बज़मी साहब को एक कंपैरेटिवली बड़ी फिल्म जो थी वो मिली, बलवंत भट्ट जो कि महेश भट्ट के चचा थे, उनकी फिल्म मिली, खोज नाम था, जो बज़मी साहब के पोर्टफोलियो में सबसे बड़ी फिल्म थी इंडिया की। उसमें शमी कपूर हीरो थे। उसमें एक सिचुएशन पे गाना था, चंदा का दिल टूट गया है रोने लगे हैं सितारे। ये यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको। ये गाना गवाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं ये गाना रफ़ी से गवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार अपने पास तो इतने
बजट नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरा वो दोस्त है, मैं कोशिश करता हूँ। तो बज़मी साहब ने कहा कि यार रफ़ी तू मेरा एक गाना गा देगा? तो रफ़ी साहब ने कहा तुझे किसने मना किया, मतलब तू कैसे सोच सकता है कि मैं नहीं गाऊंगा? तो उन्होंने कहा यार पैसे नहीं है वो तुझे तू लेता है। कहने लगे यार तुझसे किसने कहा है पैसों का, बता कब आना है? उन्होंने कहा फलां दिन। रफ़ी साहब आ गए और वो 5,000 वाले सिंगर को 500 रुपये का एक नोट बज़मी साहब ने उनकी कोट की जेब में डाल दिया और वो मुस्कुराते हुए चले गए। तो बज़मी साहब उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, कहते हैं इस किस्म का शरीफ आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा इंडस्ट्री के अंदर, जो मोहम्मद रफ़ी था, बाकिरदार आदमी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को गवाया, लता मंगेशकर को गवाया, जो आप गाना सुनते हैं कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, ये एक वर्जन इसका लता गा चुकी हैं। और वो रोना लला से पहले? बहुत पहले। कुछ लोग तो मैडम ने गाया था। और सॉरी, मैडम से पहले? मैडम से बहुत पहले। मैडम ने तो मतलब अंदलीब में गाया था 69 या 70 में, लेकिन ये तो मैं 50s की बात कर रहा हूँ। तो वो गाना इन्होंने गाया था। आशा भोसले से भी बहुत गाने उन्होंने गवाए। आशा भोसले की जब लव मैरिज हुई थी भोसले साहब से, तो वो साइकिल के कैरियर पे बैठकर और बज़मी साहब की रिकॉर्डिंग्स में आया करती थी। और बज़मी साहब की आप बहुत इज्जत करती थी वो। बज़मी साहब ने एक दफ़ा उनको एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल की, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ तो सही, यहाँ आपके लिए और भी बहुत काम है, आप तो पलट कर आपने देखा भी नहीं। तो किसी वजह से वो नहीं हो सका प्रोजेक्ट, लेकिन आशा जी उसके लिए एग्री थी। अच्छा, अब आपकी एंट्री होगी EMI में। EMI ने आपको साइन किया जी, एज ए सिंगर? एज ए सिंगर। और पहला जो प्रोजेक्ट था वो एल्बम शुरू किया उन्होंने आपका? एल्बम। वो कौन सा एल्बम था? उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस देखी थी म्यूज़िक चैलेंज में। अच्छा। और म्यूज़िक चैलेंज में मेरी परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। मैं वहाँ गया तो नवीद रियाज साहब मुझे मिले, जो मेरे मौजूदा बॉस अमीत साहब के बड़े भाई हैं। नवीद भाई ने मुझसे बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आए। फनकार लोग, बड़े इज्जत करने वाले लोग। वहाँ से फिर मेरा उनके साथ एक ताल्लुक़ बना। उन्होंने मेरी एल्बम प्रोड्यूस की, जिस तरह से मैंने चाही उन्होंने उस तरह से उसको फाइनेंस किया, वीडियोस बनवाए। एहसन रहीम भी उसी खोज में डायरेक्टर हमें मिला था, राहिल राव के शागिर्दों में थे। तो उन्होंने मेरा एक गाना बनाया, एक लड़का आवारा। वो एल्बम, वो गाना भी बहुत अच्छा था, एल्बम भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो गाना PTV ने बैन कर दिया, वो एक जगह पे ठप हो गया। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कोई नहीं गवाएगा, या अब मुझ पे कौन पैसे लगाएगा। मतलब उस ज़माने में इतने पैसों की वो एल्बम बनी थी। फिर उस स्ट्रगलिंग के फेज़ में मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में आ गया था बीच में, एज ए कॉपी राइटर, कॉन्सेप्ट राइटर। तो मैंने वो लाइफ इंश्योरेंस का तो काम छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें धक्के बहुत थे और जलालत भी मतलब बड़ी थी। लोग आपसे मिलना पसंद नहीं करते थे, लोग ताल्लुकात बनाने के बजाय आपसे कट जाते थे। मैंने कहा यार अब नहीं, मैंने करना, मैं एक फ़नकार हूँ। वो अपनी आर्टिस्टिक डिग्निटी के हाथों मजबूर होकर मैंने वो काम छोड़ दिया। एडवर्टाइजिंग में आ गया, कॉन्सेप्ट और कॉपी लिखने लगा। वो मेरा काम अच्छा था। तो जब एक स्टेज आई, मैंने कहा यार राज़िक तो अल्लाह है, क्यों ना मैं म्यूज़िक पे पूरा फोकस हो जाऊं। बज़मी साहब की भी ये नसीहत थी। तो मैंने कहा अब मैंने कोई और काम नहीं करना। तो मैंने एडवर्टाइजिंग, वैसे भी एडवर्टाइजिंग 3 साल में 3 तब्दील कर चुका था मैं। 1 साल बाद वो मेरी रूटीन से तंग आ जाते थे। सुबह 9 बजे वाले हम लोग ही नहीं हैं। तो मैंने जनाब वो एडवर्टाइजिंग के प्रोफेशन से हट कर मैंने फुल टाइम म्यूज़िक में जब मैं आया, तो मैंने ये बात हो गई अब 97 की। तो मैंने एक गाना सोचा कि यार मैं एक गाना बनाता हूँ। एक क्रिश्चियन शायर थे चाचा मुशरफ, वो बड़े मज़े के आदमी थे, बड़ी अच्छी शायरी करते थे। तो मेरे पास वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये गाना लिखा हुआ है, अड़ गई अड़ गई अड़ गई गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई, गुड्डी नू मैं लाण गया ते वेख के दुनिया सड़ गई। अच्छा, अब ये लिरिक्स जो थे ये इंस्पायर्ड थे शौकत अली भाई के गाने से। पता नहीं क्या बैरियां दे बेरे उत्ते सजना दे कोठे उत्ते गुड्डी मेरी अड़ गई। ते वो पूरी शायरी की जो अस्ताई है वो इंस्पायर्ड थी उन शौकत अली भाई के गाने से।
लेकिन मेरी जो मेलोडी थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ अलग थी। बिल्कुल अलग थी। मैंने उसको एक बहुत ही मॉडर्न और टिपिकल मैंने उसको डांस नंबर बनाया। किश्वर अल्लाह दित्ता, हमारे जावेद अल्लाह दित्ता के भाई और हमारे दोस्त हैं, अब राहत फ़तेह अली साहब के साथ गिटार पे होते हैं वो, उसके स्टूडियो पे मैंने जाकर मैंने कहा यार, एक लड़का था फैज़ी, वो अली हैदर के गाने बनाता था, उसको मैंने पकड़ा, मैंने कहा यार ये गाना बनाना है। मैंने कहा ठीक है, किसी मतलब कोई रियायत व्यायत नहीं, फुली कमर्शियल काम हुआ। किश्वर ने कोऑपरेट किया, हमने एक बहुत शानदार गाना बनाया। मैंने वो गाना लेक्सन टोबैको के ब्रांड मैनेजर थे फवाद शेख, वो मुझे एक जगह मिले, मैंने कहा यार मैंने एक बसंत के लिए एक गाना बनाया है, तो आप वो सुन लें एक दफ़ा गाना। कहने लगे सुन लेंगे, तो मैं एक काम क्यों नहीं करते। मैंने वो एक लड़का आवारा मेरा स्पॉन्सर कर रही थी लेक्सन उस ज़माने में, मगर वो बैन होने की वजह से वो प्रोजेक्ट शेल्फ हो गया। तो 2 साल बाद वो मुझे दोबारा मिले, तो मैंने कहा जी मैंने इस तरह का काम किया। तो कहने लगे कि आप वो चेक कर लेते हैं, आप एक काम करें लाहौर चलें हमारे साथ। 13 अगस्त की रात को मीनार पाकिस्तान पे हम एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं जिसमें सज्जाद अली हैं, तो हम उसमें आपको डाल देते हैं सज्जाद अली के साथ। वो गाना उस क्राउड में आप गाएंगे, अगर वो चल गया तो हम आपको साइन कर लेंगे, नहीं चला तो पैसे हमने आपको कोई नहीं देने। मैंने कहा जी मंजूर है। कहते हैं टिकट और स्टे देंगे हम आपको। मैंने कहा बड़ी बात है। गाना रातों रात मिक्स किया और चल पड़े। यहाँ मैं सीधा दाता दरबार गया, वहाँ जाके मैं बैठ गया। मैंने कहा बाबा जी वापस नहीं जाऊँगा। कहने लगे। बहरहाल वो मैं रात को कॉन्सर्ट में गया। अब सज्जाद अली का तूती बोल रहा था उस वक्त, सोनी लगदी और वो सारे चीफ साहब और ये सब उनके गाने हिट। सीक्वेंस ये बना कि पहले एक हेवंस एक बैंड होता था वो, उसके बाद मैं, उसके बाद सज्जाद अली। सज्जाद भाई ने कहा कि नहीं ये मेरे बाद गाए। हाँ, मैं उनके पैरों पे बैठ के मैंने कहा भाईजान, उनको सब भाईजान ही कहते थे हम लोग। मैंने कहा भाईजान खुदा का वास्ता यार ये ना करें, मेरे किसने सुनना है आपके बाद, मतलब आप सोनी लगदी गा के उतरेंगे। उसके बाद एक नया आदमी बेचारा ऑडिशन पे आया हुआ है। मैंने कहा तो मुझे मैं तो मर जाऊंगा। उनकी मैंने एक पॉलिसी थी, वो अपने मैनेजर को एक दफ़ा समझा रहे थे कि एक हल्का सिंगर मुझसे पहले, एक हल्का सिंगर मेरे बाद, तो वो बाद वाला हल्का मैं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मर गया। मैंने कहा यार अपने नसीब सही नहीं है। अब मैं ऐसे बैठा हूँ जैसे कि किसी को सजाए मौत होने वाली है, अभी फांसी घाट पे जाएगा ये। तो मेरे पास उस शो का वो ब्रांड मैनेजर भी आया मेरे पास, ने मुझे प्यार किया। उसने कहा कि यू विल रॉक, तुम टेंशन मत लो, तुम हिट हो। मैंने कहा पता नहीं कैसे हिट हूँ। मैंने सज्जाद अली के बाद हज़ारों लोग खड़े हुए वहाँ, फ्री शो, वो मीनार पाकिस्तान, 13 अगस्त। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। फिर इस्लामाबाद के कॉमेडियन थे, वो भी उस शो में थे, सईद अनवर भाई। उन्होंने भी मुझे कहा, कहने लगे ओए तुझे अल्लाह लाया यहाँ तक, तू फिक्र ना कर, तू हिट है। बहरहाल, और उन्होंने वो तिलस्म तोड़ने के लिए उसके फ़ौरन बाद एक डांस आइटम करवा दिया। इतने में सज्जाद भाई कपड़े वपड़े चेंज करके जाने की तैयारी कर रहे थे और मेरी एंट्री अनाउंस हुई। और मैंने एक गुड्डी वाला ट्रैक जो है ये किया। वो जैसे ही अड़ गई गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उतरी है। लाहौरी एक बड़ी क्लास है लाहौरियों की कि वो मकबूलियत नहीं देखते, मशहूरी नहीं देखते, वो देखते काम क्या कर रहा है आदमी। कसम खुदा की किसी भी नूरे को, नए आदमी को हिट करा देते हैं अगर उसका काम उनको पसंद आ जाए। मेरा काम उनको पसंद आ गया। वो एक क्राउड में जनाब एक शोर उठा और ये गाड़ी जा रही थी और आमिर रिजवी जो उनके मैनेजर, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे लौंडा हिट हो गया। अच्छा, बसंत तो आजकल तैयारियां चल रही हैं जी, 20 साल बाद बसंत होने लगी लाहौर में, तो वो जरा हमें सुनाए ना गाना दोबारा से। तू सुनाऊंगा। लाहौर में बजे वो गाना दोबारा। मैंने बसंत के 2 गाने बनाए थे, गुड्डी 1 और 2।
अच्छा, ये पहले वन सुना दे हमें। अड़ गई 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 गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई ओ गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई हाय गुड्डी मेरी सजना दे कोठे उत्ते अड़ गई गुड्डी नू मैं लाण गया ते वेख के सड़ गई सड़ गई सड़ गई सड़ गई वेख के दुनिया सड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई अड़ गई वेख के दुनिया सड़ गई। और टू कौन सा बनाया था? गुड्डी था, फिर इसी टेम्पो में था वो। ओ कोई साडे नाल गुड्डियां उड़ा के वेख ले, कोई साडे नाल पेचा लड़ा के वेख ले, अजमा के वेख ले, अजमा के वेख ले, पेचा पा के वेख ले, कोई साडे नाल आडा लवा के वेख ले। ओए डिंग 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 डिंग। ये भी बड़ा कैची सॉन्ग था। अच्छा। और इसमें पहली दफा शेर इसके वीडियो में इस्तेमाल हुआ था। बारी में हम शेर लेकर आए थे। ये नून लीग वाला शेर तो बस शेर ही है। अच्छा, अब EMI के साथ एक सफर शुरू हो गया आपका। जी, ये एल्बम मेरा साउंड मास्टर ने किया था। साउंड मास्टर ने। लेकिन EMI उस वक्त कुछ वजूहात से बंद हो गई थी। टोटल कितने सॉन्ग्स किए आपने अब तक? मेरे 7 एल्बम हैं। 7 एल्बम जी। और एक एल्बम में कम से कम मेरे ख्याल 10 से 12 सॉन्ग तो होते थे जी। वो होते थे। उसके अलावा टेलीविजन का बहुत काम किया। वीडियोस किए, दर्जन से ज्यादा वीडियोस हैं। और लाइव कॉन्सर्ट 1000 मैंने किए ऑन रिकॉर्ड। पाकिस्तान के अलावा कौन कौन सी कंट्री में किए? पाकिस्तान के अलावा मुझे सिर्फ UK वालों ने और UAE वालों ने मुंह लगाया। अच्छा। उसके अलावा मेरा जाना नहीं हुआ। ठीक है। और फिर EMI के साथ एक आपका बाकायदा सफर भी शुरू हुआ। जी। वो कब शुरू हुआ? वो मेरा सफर शुरू हुआ 2018-19 में। एक ऐसा फेज आया जिंदगी में कि मेरा जो इवेंट मैनेजमेंट का जो बिजनेस था वो लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में इतना ख़राब था कि उस पर बम धमाके और वो तो NOCs कैंसिल हो जाते थे। तो एक प्रोजेक्ट में हमें बड़ा नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हो गया। तो वो हम एकदम रोड पे आ गए, ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। तो उस बहरान से मुझे फिर EMI ने निकाला। जो EMI के ऑनर हैं अमीद रियाज साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये प्रपोजल्स लेकर इधर उधर मारे फिरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, तुम एक आर्टिस्ट हो, अपना ख्याल करो और तुम EMI में आ जाओ, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो, वैसे तुम्हारे लिए हमारे पास बहुत काम है। तो फिर उन्होंने मेरी किताब पे काम शुरू करवा दिया, बज़मी साहब वाली जो बायोग्राफी लिखी थी मैंने। फिर उन्होंने मुझे इस रॉयल्टी नेटवर्क पे, क्योंकि वो उमर शेख साहब जो होते थे मुझसे पहले, वो भी अमीद साहब के दोस्त थे, वो इंतकाल कर गए थे। तो फिर अमीद साहब ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगा दिया। तो बस वो फिर हमने उसको ग्रैंड करते गए, हमने उसमें उसको मार्केटिंग एस्पेक्ट से भी देखा और EMI को एज ए ब्रांड लेके चले। तो ताल्लुकात आम्मा में भी मतलब EMI को कनेक्ट किया लोगों से। कितना म्यूजिक प्रोड्यूस किया होगा EMI ने? EMI जितना म्यूज़िक तो पाकिस्तान में कोई दूसरी कंपनी सोच भी नहीं सकती। यानी पाकिस्तान के सारे इदारे मिलाकर इतना म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर सके होंगे जितना EMI ने किया है। EMI के पास 60,000 से ज़्यादा गाने हैं। फिल्मी भी और फिल्मी, गैर फिल्मी, गज़लें। EMI की अपनी प्रोडक्शन बहुत है। कोई महफिलें हो रही हैं, लाइव अनप्लग्ड सेशन है पठान खान के, उस्ताद जुम्मन के, मोहम्मद यूसुफ साहब के, शहनाई वालों के, किसी सोलो इंस्ट्रूमेंटल हैं, तबले के सोलो हैं और राग रागनियाँ हैं, नाते हैं, कव्वालियाँ हैं, फिर उसके साथ फिल्म है। फिर हर मौके पर मतलब जो फोक है, बहुत बड़ा रेपोटायर है। मतलब उसकी लाइब्रेरी में आप कभी इंशाल्लाह कराची आएंगे तो मैं आपको EMI आर्काइव दिखाऊंगा। तो वो EMI ने जो हमारा जो ग्रुप है, इसने आप यकीन करें पाकिस्तानी मौसीकी को बचाया। यानी अगर ये कंपनी किसी और के हत्थे चढ़ जाती तो आप देखें, रॉयल पार्क आप चले जाएं तो आपको बड़ी मशहूर फिल्मों के नेगेटिव भी नहीं मिलेंगे, बहुत सारी के बुकलेट्स नहीं मिलते, चीज़ें नहीं है, संभाला नहीं गया चीज़ों को। EMI वन विंडो सोल्यूशन है जहाँ पर ये सारा जो रेपोटायर है इसको करोड़ों रुपया खर्च करके इसको डिजिटलाइज किया गया। इसके लिए लोग रखे हुए, इसको एक ख़ास टेम्परेचर में रखा जाता है,
इन टेपों की देखभाल की जाती है। टेप अपनी ओरिजिनल हालत में भी मौजूद है और उसको डिजिटल भी किया जा रहा है। तकरीबन इस पूरे रेपोटायर का मेरे ख्याल में कोई 70-80% जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है। तो वहाँ एक साहब हैं, हमारे कुलीग हैं, जो चीफ ऑपरेटर हैं EMI के। बेसिकली मैं तो एक गुड बॉय वाला फेस हूँ। वो असल आदमी है ज़ीशान चौधरी, जो इस पूरे बैंक को संभाल के बैठा हुआ है। वो इसका कुंजी बरदार भी है और जितने भी गानों पर गाने इधर उधर इस्तेमाल होते हैं उन सब से पैसे वसूल करने का भी काम उनका है और वो बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। ये जिसकी वजह से रॉयल्टी नेटवर्क जो है इसका ख्याल कैसे आया? मसलन ये खुद से EMI के जो कर्ता धर्ता हैं, मुंतजमीन हैं, उन्होंने ये सोचा कि ये लोगों का हक क्या उनको मिलना चाहिए, या कोई क्लेम आए, कोई रिक्वेस्ट आई, कोई केसेस हुए? वो क्या, कब ये शुरू हुआ, किस तरह ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए, EMI 60 की दहाई में बनी थी इंटरनेशनली, ठीक है। वो तब से रॉयल्टी दे रही है। तब से EMI का एक चेक का सिलसिला है जो चल रहा था। बाद में यूं हुआ कि ये कंपनी बंद की गई, फॉर्मेट तब्दील हो गया, कैसेट ख़त्म हो गया, CD ख़त्म हो गई, फिर एक नई डायरेक्शन में काम करना पड़ा। तो जब नई डायरेक्शन में काम किया, कुछ साल बंद रहे, मामलात को ठीक किया, जब नए सिलसिले को शुरू किया तो फिर रॉयल्टी नेटवर्क तो मौजूद था, फिर पैसे तो देने थे, तो फिर उसको फ़ाल किया गया दोबारा से कि जी रॉयल्टियाँ देनी हैं। अब इन सब लोगों को मौजूदा सेटअप में जो लोग हैं जो नहीं रहे दुनिया में, उनके बुरसा को तलाश किया जाए। वो काम फिर मेरे ज़िम्मे लगा। तो फिर हमने उनके बुरसा को तलाश किया, यानी गुलनार बेगम पश्तो की एक मैडम नूर जहाँ है, समझिए आप उनको, उनके बुरसा को तलाश करना एक काम था। किसी ने कहा बन्नू में है, किसी ने कहा फलां है, किसी ने कहा कुछ का। तो उनका एक बेटा हमें मिला जो पेशावर में रक्षा चलाता है, बहुत बड़ी सिंगर है पश्तो ज़ुबान की, गुलनार बेगम। फिर हमें एक शायर मुराद शिनवारी, पश्तो फिल्मों के बहुत बड़े शायर, उनका लंडी कोतल में उनकी फैमिली रहती है। उनके बेटे को हमने वहाँ ढूंढा, उनसे मुलाकात की, उनको चेक दिया। तो इस तरीके से हम सिंध, बलोचिस्तान, KP के जहाँ जहाँ लोग हैं, हम उनके वर्सा को अपने पूरे वसाइल के साथ तलाश करते हैं। तलाश करके फिर उनकी जो भी रॉयल्टी बनती है उनको पेश करते हैं। पाकिस्तान आइडल वाला जो मामला है, उसमें अब आपकी जिम्मेदारी जो है वो टैलेंट हंटिंग जी का प्रोजेक्ट वो आपके जिम्मे आया। दर हकीकत तो EMI के पास ये प्रोजेक्ट आया या इंडिविजुअली? नहीं, ये जिम्मेदारी EMI का रेपोटायर इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान आइडल में, और जाहिर है कि मैं सबसे पहले तो मैं EMI का एम्प्लॉय हूँ और EMI की वजह से म्यूज़िक इंडस्ट्री में इतना मुतहर्रिक हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरे दोस्त हैं बदर इकराम साहब, मीडिया की बड़ी शख्सियत है, आप भी जानते हैं। बदर भाई को ये प्रोजेक्ट मिला, इसकी फ्रेंचाइज, और उन्होंने मुझे, वो हर म्यूज़िक के हर काम में मुझसे वैसे भी मुशावरत करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अब आ जाएं, आपसे मिलना है। पहले ये प्रोजेक्ट हम TV के साथ हम कर रहे थे, यानी बदर इकराम हम TV में थे, तो उन्होंने इसको पिच किया था, तो उन्होंने तब भी मुझे बुलाया था। फिर वो हम TV छोड़ के उनको ये फ्रेंचाइज मिल गई, तो उन्होंने कहा मैं ये एज ए प्रोड्यूसर करूँगा। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि अब इसको, ये जजेस का फैसला भी बदर इकराम साहब ने किया? इसमें जो मीडिया, क्योंकि मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूँ जिसने ये फैसला किया है, मैंने कुछ लोगों को नंबर देना है जिनको एतराज़ात हैं। जी बिल्कुल, देखें उनको मैं कहा नंबर दे दूं डायरेक्ट कि भाई इधर उधर जाके एतराज करने के लिए सीधा उन्हें फोन करोगे बदर साहब। नहीं, देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, मेन जो हमारे पास जजमेंट का सबसे पावरफुल आदमी वो राहत फ़तेह अली खान है। उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो कोई शक नहीं है, नहीं उन पे कोई। ठीक है जी। उसके बाद बिलाल मकसूद हैं, स्ट्रिंग्स एक बहुत कामयाब बैंड है। बिलाल मकसूद का एक बैकग्राउंड है, गिटारिस्ट भी हैं और कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं, कोक स्टूडियो का भी एक सीज़न कर चुके हैं, ठीक है। उनकी अपनी एक एथेंटिसिटी है। देखिए, हर चीज़ को हम क्लासिकल गवैयों से तो जज नहीं करवा सकते ना, डिफरेंट जॉनराज हैं, उसमें फोक भी है, उसमें पॉप म्यूज़िक भी है। अच्छा, फिर ज़ेब बंगश,
उस्ताद मुबारक अली ख़ान साहब की शागिर्द हैं, राग रागनियों को समझती हैं। हो सकता है गले से वो तानसेन ना हो, लेकिन बेहतरीन आर्टिस्ट हैं वो, मैं जानता हूँ इस बात को। आखिरी आदमी जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठा 2025 के सुल्तान रही 2025 के सुल्तान रही हमारे फवाद भाई, उन पे सबसे ज़्यादा उंगली उठी कि जी फवाद खान क्यों है जज। आप यकीन करें, इस पूरे सफ़र में राहत फ़तेह अली ख़ान के बाद अगर मैंने किसी की अप्रोच देखी ना, वो फवाद है। मैं कह रहा हूँ ये बात, बीइंग निसार बज़मी स्टूडेंट, उसमें ये था कि वो एक बहुत माहिर गिटारिस्ट है। वो सिंगिंग में नहीं चला क्योंकि वो रॉक बैंड लेकर आए थे ईपी के नाम से, और रॉक का यहाँ इतना रुझान नहीं है। लेकिन उसने एक स्टेज पर गिटार की ट्यूनिंग पर सवाल उठा दिया कि अरे गिटार की ट्यूनिंग सही नहीं है, और वो ट्यूनिंग सही नहीं थी। मैं उस दिन हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये कैसे हुआ। तो वहाँ हमारे फ्लूटिस्ट हैं, वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार मैं इसको जानता हूँ, ये गिटार का बड़ा अच्छा प्लेयर है और बड़ा म्यूज़िक जानता है। ये आपको किसने कहा ये म्यूज़िक नहीं जानता? तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसको बिल्कुल ही वो नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान आइडल जो है उसमें आइडल जो है सिर्फ सिंगिंग की बेस पर नहीं होता, उसमें नशिस्त व बर्खास्त, सिंगिंग, परफॉर्मेंस, पहनावा, वो सारी चीज़ें, एक पूरा पर्सोना जो है वो एक स्टार का क्या होता है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। तो उसमें डिफरेंट चीज़ों को देखकर फिर दूसरी बात है कि भाईजान प्रोग्राम बेचना भी तो है। तो आपके पास जनूबी एशिया के लेवल पर इस वक्त अगर एक सेलिंग फेस है तो वो फवाद खान ही है आपके पास टेलीविज़न में या इस किस्म के शोज़ में। एक खूबसूरत आदमी है, प्यारा आदमी है, नामवर आदमी है, और मैं आपको ज़मानत देता हूँ कि वो म्यूज़िक का भी आदमी है। ये जो टैलेंट सामने आ रहा है जी, बड़ा बड़ा अच्छा, सुनने में तो बड़ा अच्छा टैलेंट लोग पसंद भी कर रहे हैं। अब जाहिर है कि इसका फिनाले होगा, उसमें कोई एक आर्टिस्ट निकलेगा, उसके रनर अप होंगे, वो भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट होंगे। इनका मुस्तकबिल क्या है? ये हमसाया मुल्क की तरह, जैसे वहाँ हमारे आर्टिस्ट जाते थे, वो जीत भी आते थे, रनर अप भी हो आते थे, आके फिर वही मेहंदियों में फंक्शन करेंगे सर। देखें, कॉन्सर्ट तो अगर हम 2025 उठाएंगे तो 2025 में 100 कॉन्सर्ट हुआ होगा, पूरा पाकिस्तान मिला के देख लें तो इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा। 365 दिनों में 100 कॉन्सर्ट हुआ होगा, तो 100 कॉन्सर्ट में भी वही 10 आर्टिस्ट होंगे। ठीक है, बाकी बेचारों ने क्या किया होगा, उन्होंने मेहंदियों पे फंक्शन किए होंगे, लोगों की वेडिंग्स पे गए होंगे, या छोटे छोटे कॉर्पोरेट शोज़ किए होंगे। तो नज़र ये आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान आइडल से जो एक तहरीक चली है म्यूज़िक की, उससे दरवाजे खुलेंगे। कम से कम इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू होने से जो मशरूबात बनाने वाली कंपनियां बनाती हैं प्रोग्राम, और दूसरे तीसरे प्रोग्राम होते हैं, तो वैसे तो मैं उस कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करता, क्योंकि वो मौसीकी को अपनी ब्रांड पोजीशनिंग का मातहत बना रही हैं। ठीक है ना, वो मौसीकी को ख़राब कर रही हैं, मुतासिर कर रही हैं। वो सिर्फ उस म्यूज़िक को राइज करना चाहती हैं जो उनकी ब्रांड पोजीशनिंग के साथ जा रहा है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक है। जो दाएं बाएं का जो म्यूज़िक है जो बहुत अच्छा है, वो सुनाई नहीं दे रहा। और फिर हमारे फोक को अपने ब्रांड के मुताबिक पेंट करने का हक किसने दिया आपको? तो ये उनकी जो ओरिजिनल साख्त है मौसीकी की, वो। लेकिन मैं पाकिस्तान आइडल में हमने ये कोशिश की कि हमारी जो मौसीकी है वो अपनी पूरी शक्ल में, अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकती हुई नज़र आए, और दुनिया को पता चले कि ये पाकिस्तानी मौसीकी। और मेरा पहले वो भी मशरूब साज कंपनियों से मुतासिर थे हमारे स्पॉन्सर्स और फाइनेंसर्स, तो वहाँ से एक प्रेशर आता था कि जी जैनजीज को वो करें और ये करें। मैंने कहा कि आप इंटरनेशनल मार्केट को सिर्फ क्वालिटी से मुंह दे सकते हैं। आप सिर्फ मेहदी हसन, गुलाम अली, परवेज़ मेहदी, तुफैल नियाजी साहब, आबदा परवीन साहिबा, फरीदा खानम साहिबा, इन बड़े बड़े जाइंट्स के साथ आप इस मुकाबले में शरीक हो सकते हैं। आप पॉप भी डालिए, जितना वो है ना उतना ही डालिए, जितना उसका मकाम है उसको उतना ही रखिए,
लेकिन ये डोमिनेटिंग म्यूज़िक है आपका, और आपकी शनाख्त है गज़ल, आपकी शनाख्त है सेमी क्लासिकल, आपकी शनाख्त है जो हमारा फिल्मी रेपर्टायर है बहुत अच्छा, ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, निसार बज़मी साहब, ये जो लोग हैं ये हमारी शनाख्त हैं। पूरे पाकिस्तान आइडल में कवर सॉन्ग ही गाए गए ना? जी बिल्कुल। अपना सॉन्ग तो किसी न्यू कमर ने नहीं गाया ना, हाँ, वो पॉलिसी नहीं थी। तो नहीं, ये पॉलिसी किस तरह की है? वो कवर सॉन्ग गाने से किसी की पहचान कैसे बन सकती है जब वो अपना गाना ही नहीं गाएगा? तो असल में जजमेंट जो है वो एक सुने हुए गाने पर होती है। आइडल का फॉर्मेट है कि जी आपको हम सुन रहे हैं कि वो गाना जो मैडम नूरजहां ने गाया था वो आप कैसा गा रहे हो उसको, तो उसका एक क्राइटेरिया बन जाता है, सामने होता है कि जी ये मेहदी हसन साहब का गाना था, कैसा गाया इस बच्चे ने, क्योंकि आप सेकंड जनरेशन हैं और आप एक कंपटीशन में आए हैं। अब आप अपना गाना गाएंगे तो मतलब उन बहरहाल एक फॉर्मेट था जिसके हिसाब से मैं आपकी बात से बहुत हद तक मुत्तफिक हूँ। देखिए, ये तो आपने मुश्किल में डाल दिया ना। मेहदी हसन का गाना कोई बच्चा उनसे अच्छा तो नहीं गा सकता, नंबर वन। नहीं, सवाल ही बदल नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर जजेस जो हैं वो पहले से गाए हुए गाने को अच्छा जज कर सकते हैं तो फिर हमारी अदालतों में जो जजेस बैठे हैं वो कहेंगे जी पहले तो हमने जो वो इस तरह का कत्ल देखा ही नहीं है, तो हम तो ये कर नहीं सकते, उसी तरह का कत्ल लेके आए। तो कितना अच्छा हो कि कंपटीशन इस तरह का भी हो कि आपका ही इदारा जो है ना वो म्यूजिक प्रोड्यूस करे, वो एक मरहला होगा, उसमें हर सिंगर जो है वो अपना गाना गाए, नई कंपोजिशंस बने, उसको फिर उसकी जजमेंट भी हो ताकि वो गाना उसकी पहचान बन जाए अगर वो उस गाने से विन कर जाता है। जी नहीं भाई, इसमें एक पेचीदगी है, इसमें बहुत खूबसूरत आइडिया ये है। पहली बात ये है, अगर इस पर सब मुत्तफिक हो जाएं तब, लेकिन जो पॉपुलर हो गया वो तो मुत्तफिक हो जाएगा, जो अनपॉपुलर हुआ वो बाद में ये इल्ज़ाम लगा देगा कि यार मुझे सही गाना ही नहीं दिया, मेरा म्यूजिक अच्छा नहीं बना, मेरा म्यूजिक अच्छा नहीं बना, ये बाइस नहीं, ये लोग उसका म्यूजिक अच्छा बनाए, मेरा अच्छा नहीं बना। हम वहाँ फंस जाएंगे। सिफारिशें आई सर, खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूँ कि हमने किसी सिफारिश को एंटरटेन नहीं किया। भाई, मैंने एंटरटेन के तो पूछा नहीं, मैं कहा आई फोन्स आए जी, कॉल्स आई, रिक्वेस्ट वाले भी आए, दूसरे भी आए, हमने उनको बिल्कुल यख ठंडी हवा करा दी, हमने एंटरटेन ही नहीं किया, हमने उनको सीधे लफ्ज़ों में मना किया। हमारे दोस्त भी थे, हमने कहा मतलब अब हमारे इस प्रोग्राम में बच्ची गा रही तरब नफीस, उसके वालिद हमारे बेइंतहा करीबी दोस्त हैं और बहुत बड़े सितार नवाज हैं पाकिस्तान के, उस्ताद नफीस खान साहब, ठीक है। आप यकीन करें वो बच्ची ऑडिशन देकर आई है, मैंने लिया था उसका ऑडिशन, उसने ऑडिशन लिया और मेरिट पर उनकी एक बेटी को रिजेक्ट कर दिया। वो उनकी एक बेटी थिएटर राउंड के बाद नहीं क्वालिफाई की, दूसरी बच्ची जो अच्छा गा रही थी वो क्वालिफाई कर गई। इसमें पता नहीं क्या होना है फिनाले में, वो सस्पेंस रहना भी चाहिए, लेकिन कोई प्राइस वगैरह भी है इसमें? हाँ होगा, यकीनन होगा, वो भी होगा, बिल्कुल होगा। और को थोड़ा हट के वो जो विनर्स हैं जो इतनी तगोदो करने के बाद और पीछे आपकी मेहनत और पूरी प्रोडक्शन की मेहनत और इतने माह की एक एक्सरसाइज, तो कोई हट के प्लान भी है कोई उस टैलेंट का, कोई फ्यूचर प्लान या नहीं तालियां बजा के और ट्रॉफी देके और कैश प्राइज देके खुदा हाफिज? नहीं, हमारा प्रोग्राम है कि हम उनकी कैरियर काउंसलिंग करेंगे और उनके एल्बम्स वगैरह प्रोड्यूस करवाएंगे मुख्तलिफ कंपनियों से। तो मेरा अपना इदारा भी इंशाल्लाह उसमें कोई पेशरफ्त करेगा और हमारी ख्वाहिश ये कि इन बच्चों के गाने आएँ, और अभी से डिमांड में है वो बच्चे। मेरे पास अमेरिका के लिए क्यूरी आई, एक बच्ची हमारे पास माहम ताहिर है, उसके लिए क्यूरी आई, एक बच्चा गा रहा था बहुत अच्छा, उसके लिए कॉल आई कि जी इसको हमारे शो में भिजवा दें। और इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको प्रोग्राम, अच्छा बच्चे फिर आते हैं मशवरा लेने के लिए कि सर जी वो फ़लाँ जगह एक शो में बुला रहे हैं तो हम क्या करें। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अपने, तुम अच्छे वक्त में हो इस वक्त, तुम्हें पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पहचान रहा है, तुम्हारा नाम हो गया है, तो अपने पैसे बना लो, अभी अपना एक रेड बना लो, बाद में नहीं बनना। तो इस तरीके से हम उनकी कैरियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा मशवरा देते हैं, लेकिन बच्चों की डिमांड क्रिएट हो चुकी है। जो बच्चे जो है वो आपके मेयार पे पूरा नहीं उतर सके उनके लिए, और जो सिलेक्ट हो गए कंपटीशन में आके
रफ्ता रफ्ता नॉकआउट हो गए, उनके लिए कोई पैगाम? एक बच्चा जैकबाबाद से आया था और उसने एक गज़ल गाई गुलाम अली साहब की, अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है। इस पूरे कंपटीशन में सब बच्चे एक तरफ, वो बच्चा एक तरफ। वो थिएटर राउंड के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया। एक दिन वो परफॉर्मेंस के दौरान डर गया, उसने थोड़ा सा, लेकिन मेरे हिसाब से उस बच्चे में पोटेंशियल था पाकिस्तानी मौसीकी का बोझ उठाने का। वो मैं उसके अंदर मेहदी हसन और गुलाम अली साहब को देख रहा था। वो अभी भी मेरी नज़रों में है वो बच्चा, इंशाअल्लाह। मैं अभी भी आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ कि तारिक अली, तुम पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी म्यूज़िक वर्ल्ड के सुपरस्टार हो, तुम्हें आगे आना है। इसी तरह एक बच्ची रुमैसा तारिक, वो एक बिल्कुल डिफरेंट जॉनरा, वो वेस्टर्न क्लासिकल की स्टूडेंट है और वो ओपरा और जैज़ और इस तरह की चीज़ें करती है। हमने उससे पाकिस्तानी स्टफ़ करवाया, लॉन्ग गवाचा उसने गाया, उसको हमने उसमें ओपरा का तड़का लगवाया। हमारी कौम उस बच्ची का जो ग्लैमर था और जो उसका जो स्टाइलिंग थी, उससे लोग पता नहीं क्यों वो हो गए, उसके दुश्मन हो गए, उसको ऐसे ऐसे बैड कमेंट्स। मुझे वो एक एपिसोड बड़ा जो है ना वो मज़े का लगा, लड़ा एपिसोड। वैसे तो आपने हमारे दोस्त को कन्नी पे बिठाया हुआ है, उस्ताद राहत अली खान को सेंटर में बिठाएं, कहीं बादशाह सलामत वाली सीट बनाए उनकी, है तो यही किंग सीट बनाए उनकी, बनता यही है। और बाकी लोग ओपिनियन दें और फाइनल अथॉरिटी उनको बनाया जाए अगले इवेंट में और अगले कंपटीशन में। जवाद अहमद साहब का गाना गाया वो जी, एक सिंगर ने, मेहंदी, बड़ा ज़बरदस्त जी जी। और फिर उसने बिन तेरे क्या है जीना का जिक्र किया और उसने कहा जी कि मेरे माँ बाप की अलहदगी हो चुकी है, तो ये गाना जो है ना, इसलिए बिन तेरे क्या है जीना, वो कुछ स्टोरी बोर्ड वो भी सुनाया। और फिर जवाद साहब को कॉल में लाई एक जज साहब ने, और फिर वो आ गए लाइन पे। तो वो एक बड़ा अच्छा, एक नेचुरल मंजर था जी, बिल्कुल। और इस तरह के मनाजर जो है ना वो उनका मज़ा भी आ रहा लोगों को, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। मैं लाया जब चेत चढ़िया एक बच्ची ने गाया, तो हुमैरा चन्ना साहिबा का गाना, हाँ, तो मैंने फ़ोन पे हुमैरा चन्ना साहिबा को लिया। अच्छा, वो ले लिया आपने उनको? मैंने लिया उनको, मैंने ये ट्रेंड, इसमें मैंने कहा कि जो जिसको फ़ौरन नहीं बुला सकते उसको फ़ौरन फ़ोन कॉल पे लो, सब अपने ही तो लोग हैं। अच्छा, इससे मुझे एक वाकई याद आ गया। दिलेर मेहदी आए थे पाकिस्तान और पीटीवी में जो है ना वो एक लाइव रात ट्रांसमिशन होती थी, तो उसमें जो उनको बुला लिया गया और वो ट्रांसमिशन थी कोई, वो आए थे शौकत खानम की चैरिटी उसके लिए। तो मुझे याद है हम लोग उस वक्त पीटीवी के स्टूडियो में थे, कवर कर रहे थे। ज़ाहिर बात है दिलेर मेहदी एक बड़ा नाम था, तो वो हमारी ड्यूटी होती थी कि कोई एक्सक्लूसिव खबर निकल आए, उनसे बातचीत हो जाए। तो वो होस्ट मुझे अभी याद आ जाएगा, नूरुल हसन थे गालिबन होस्ट उस ट्रांसमिशन के। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो हम इमरान खान साहब को ले लें, जो शौकत खानम के करता धरता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर भी। तो उन्होंने कहा ले लें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सुहेल अहमद भी थे उसमें, तो मैं आई विटनेस हूँ। तो उन्होंने जो है वो इमरान खान साहब को कॉल मिला ली। तो ये कोई रात के कुछ 10 बजे का टाइम होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और इमरान खान साहब जमान पार्क लाहौर में थे। तो वो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन पे कॉल की, तो उन्होंने उठा तो लिया, तो उन्होंने कहा हेलो, उन्होंने कहा मैं बोल रहा हूँ नूरुल हसन, और जी बोलो, इमरान खान साहब बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ कि दिलेर मेहदी साहब आए हुए हैं, तो वो बस आपको ज़रा वो हेलो हाई करने के लिए। उन्होंने कहा ये कोई टाइम है फ़ोन करने का, रखो फ़ोन नीचे, फ़ोन लेकिन ये मेरा चन्ना और जवाद अहमद ने ऐसे नहीं किया। नहीं सिर्फ ये तो इमरान खान तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, हाँ, वो तो इमरान खान तो एक माफूकुल फितरत कैरेक्टर है। पाकिस्तान की सियासत में भी उसने जो लुच तली है, इस मुल्क को जितना उसने तकसीम किया है, जो लोगों की उसने सोच में जो नेगेटिविटी भरी है, ये इतना बड़ा क्राइम है कि ये पता नहीं मेरे इस इंटरव्यू के बाद ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी मेरी, जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है। लेकिन मतलब वो तो कुछ भी कर सकता है। तब एक मेहमान आया हुआ था, खुदा के बंदे, जो तुम्हारे चैरिटी शोज में भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर चुका है, उसकी थोड़ी सी ताजीम कर लो। नहीं, अब भी वो चैरिटी शो के लिए बैठा हुआ था, ट्रांसमिशन के लिए। आप बताइए, शौकत खानम की, अब शौकत खानम के ही लिए बैठा हुआ है। जी, और आपको कॉल मिलाई तो आपने आपकी चैरिटी के लिए विनोद खन्ना, जावेद मियादाद और रेखा नाच रहे हैं, और आपको कहा कि यार थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो, तो आप सुपरस्टार हो गए। तो फिर तो ये आदमी शुरू से नहीं पसंद मुझे। नहीं, वो तो सऊदी अरब की दावत पे जा रहे हैं जहाज में और MBS के खिलाफ बातें कर रहे हैं। आप बताइए, जिसकी शिकायत लगती जनरल बाजवा को फौरन।
नहीं, म्यूजिक के हवाले से कौन सा दौर आपको बेहतर लगा? ये तो 3.5 साल दौर हो गया ना पीटीआई का। आपने इमरान खान का नाम लेके मेरे मुंह का जायका ही खराब कर दिया, सारा सुर डिस्टर्ब हो गया। लेकिन बहरहाल नहीं, आपको तो सारा सीन याद है जी। क्या शौकत खानम बनाने में नुसरत फतेह अली खान, उमर शरीफ, दिलदार परवेज भट्टी जी, ये तो 3 बड़े नाम हो गए। क्या इनकी दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स के बगैर शौकत खानम बन सकता था? बिल्कुल नहीं बन सकता। आप मतलब उनको सिर्फ लाला अताउल्लाह का कंट्रीब्यूशन नजर आता है, बाकी भी लोगों ने किया है। और फनकारों ने तो दामे दरमे सुखने कदमे जिस तरह भी हो सका, फनकारों ने तो इनके साथ बहुत कोऑपरेट किया। लेकिन इन्होंने फनकारों को या जितने भी लोगों ने इनके साथ हेल्प की, उनको अपने परस्तार से ज़्यादा अहमियत नहीं दी किसी को भी। इतना खुद पसंद आदमी है ये भाई। अगर कोई मेरे प्रोजेक्ट के लिए एफर्ट करे, मतलब उमर शरीफ क्या इमरान खान से छोटा आदमी था? इंटरनेशनल आदमी था। वो तो जन्नती आदमी था। वो तो जिस तरह उसने दुखी लोगों को, इस मुल्क, इस कौम को सबने रुलाया है। उमर शरीफ जैसे लोग ही तो थे जिन्होंने हंसाया। तो जब उमर भाई की बच्ची बीमार हुई तो इनमें से किसी ने कोशिश की कि उसका डायलिसिस ठीक जगह पे करवाया। ठीक है, आप यकीन करें, हमने उस वक्त शेख रशीद को फोन किया मेरे सामने जी। वो उस वक्त वजीर दाखिला थे, शेख रशीद। ठीक है, शेख रशीद ने, मैं गवाह हूं, स्पीकर फोन पे उन्हें कहा जी मैं क्या कर सकता हूं। ये यही बात है। ठीक है, एक दौर में चौधरी परवेज लाई ने इस हवाले से थोड़ी उनकी ढारस बंधाई, थोड़ी हेल्प की थी बेटी की बीमारी के हवाले से। अदरवाइज जो है ना, और ये बाकी ये लोग तो वाकई इन्होंने कोई हेल्प नहीं की। और वो बेचारी इलीगल ट्रांसप्लांट के बाद मारी गई, डेथ हो गई। आपकी वो बात बड़ी होती है। मैंने मुझे फ़ोन किया भाईजान ने, मुझसे बहुत प्यार करते थे, मुझे फ़ोन किया क्योंकि उनको डीजी रेंजर्स थे जनरल बिलाल अकबर साहब, उनसे मैंने हुकअप किया था उनको। तो कहने लगे यार उनको ढूंढो यार, ये तेरी बहन का ट्रांसप्लांट होना है। और वो डॉक्टर अदीब रिजवी साहब ने कानून पास करवा दिया है जिसकी वजह से अब ये ब्लड रिलेटिव के बगैर जो है वो नहीं होगा, डोनर ब्लड रिलेशन। मैं क्या करूं, तनवीर बच्ची मर रही है आंखों के सामने, उसका निकाह भी हुआ है, उसको रुखसत भी करना है, ये भी है वो भी है। मैंने कहा भाईजान अच्छा कोशिश करता हूँ। मैंने जनरल साहब का, वो उस वक्त वाह फैक्ट्री के चेयरमैन लगे हुए थे, उनको अप्रोच किया, राब्ता करवाया, उमर भाई से उनका राब्ता हुआ। फिर उन्होंने 2 ब्रिगेडियर साहिबान से बात करवाई। एक स्टेज पर आकर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। हमने CMH और वो सारे ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश की कि किसी तरीके से उमर शरीफ को बेल आउट कर दें, ये कि यार एक एक्सक्लूसिव केस के तौर पर कि यार हमारे मुल्क का इतना बड़ा सरमाया है और उसकी इकलौती बच्ची है। तो बहरहाल वहाँ कोई काम नहीं आया। उमर शरीफ ने कभी किसी को इनकार नहीं किया, किसी ज़रूरतमंद को कभी इनकार नहीं किया। आप यकीन करें, प्लेन में वो बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे प्लेन से फ़ोन किया। जब उतरे तो मुझे कहा कि यार ये मेरे साथ एक फैमिली है और इनके बच्चे का बोन मैरो कैंसर है और उस पर 2-2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। तो तनवीर, इनके लिए ना तुम मौलाना बशीर फारूकी से बात करो, सैलानी वालों से, और इनकी हेल्प करो। मैंने वो ले लिया काम, मैं मौलाना बशीर फारूकी के पास ले गया, उनको बात की। मौलाना बशीर फारूकी ने एक पूरी कैंपेन बनाई, उसका स्क्रिप्ट भी मैंने लिखा और उन्होंने वो पूरी QTV पे चैरिटी की अनाउंसमेंट जो थी वो की। फिर हमने बिल बोर्ड लगवाए, वो हुआ। करते करते वो बच्चा जर्मनी पहुंच गया। तो उमर भाई का उसमें इतना बड़ा वो कंट्रीब्यूशन था। उमर भाई ने कभी किसी ज़रूरतमंद को ना फ्री में शो करने से मना किया, ना कोई उनके पास आया किसी ने उनसे पैसे मांगे, ना कभी उसको। वो बहुत अलग दुनिया था। दौर जो है फनून लतीफ़ा के जी एतबार से जी, और जाहिर है कि मौसीकी तो फनून लतीफ़ा का एक रीढ़ की हड्डी है जी। कौन सा दौर बेहतर लगा? अगरचे मैं डिक्टेटरशिप के और मार्शल लॉ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन सबसे अच्छा दौर परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, फ़नकारों के लिए और पाकिस्तान में कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। मुझे तो कभी कभी मुशर्रफ खान लगने लगते हैं। सारे फनकार उनकी तारीफ करते हैं, वो खुद भी गाते थे। देखिए, वो हमारी बहन है आयला रज़ा, जो मुशर्रफ साहब की साहबजादी हैं। वो तो लगता ही नहीं अताई हैं, हर वक्त खान साहिबान के साथ होती हैं। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, किसी शहनाई वाले को प्रमोट कर रही हैं,
किसी का कोई सोलो कॉन्सर्ट करवा रही हैं, मलंग दरवेश औरत। जब उसका बाप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो हमारे प्रोग्राम्स में आती थी गाड़ी चलाकर, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। कराची प्रेस क्लब के बाहर मैंने उनकी गाड़ी का अंदर लाइनअप किया हुआ था, मगर उन्होंने गाड़ी बाहर पार्क कर दी पार्किंग में और वहाँ से खुद चल के आ रही हैं। फिर वो नैयर नूर साहिबा के बेटे नादे अली और मैं उनको गाड़ी में बिठाने के लिए गए, तो कह रही है ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं तो सारी ज़िंदगी इसी तरह से चलती रही हूँ। तो मतलब वो इतनी सादा फैमिली है। कोई, अब आप लोग यकीन ही नहीं करेंगे इस बात का कि यार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेटी बगैर प्रोटोकॉल के घूम रही है। 93 में लाहौर आया बज़मी साहब के साथ। जी। अब जब लाहौर आते हैं तो क्या फ़र्क लाहौर में फ़र्क महसूस होता है? वो लाहौर तो नहीं है। देखें, अब हमारे लिए बहुत सहूलतें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन मैं एवरन्यू स्टूडियो के अंदर जाऊं तो एम अशरफ साहब नज़र नहीं आएंगे, वजाहत अतरे साहब नज़र नहीं आएंगे, कमाल अहमद साहब नज़र नहीं आएंगे, ख्वाजा परवेज़ नज़र नहीं आएंगे, कतील शफाई साहब नज़र नहीं आएंगे, असलम डार साहब नज़र नहीं आएंगे। ये सारे बुज़ुर्ग, ये सारे बड़े बड़े लोग, देवमालाई लोग, जिनके दम से रौनकें थी। मैडम नूरजहां को देख कर इंसान कसम से तशफ़ी हो जाती थी कि यार किसी फ़नकार को देखा है। मैंने इसी एवेन्यू में बाबा जी चिश्ती को देखा है, रॉबिन घोष साहब को देखा है। तो वो लोग नहीं हैं। और अब वो स्टूडियो जो है, मतलब आपको लगता है कर्फ्यू लगा हुआ है, तो मतलब वीरानी, सन्नाटे। इख्तितामी सॉन्ग कोई अब जो है वो मैं आपको अपने उस्ताद जी का एक गाना सुनाता हूँ। प्लीज। ऐ बहारो गवारे ना, ऐ नजारो गवारे ना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। बहुत ज़बरदस्त, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और अगर कुछ चीज़ रह गई हो तो फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह उसको ज़रूर करेंगे। नाजरीन, वर्सटाइल तनवीर आफरीदी हमारे साथ मौजूद थे। आज जहां हमने फ़न मौसीकी के उतार चढ़ाव की बात की और मुख्तलिफ अदवार का कंपैरिजन किया, वहीं हमने आफरीदी साहब के फ़नी करियर का और उनके बचपन का और उनकी स्ट्रगल का भी अहाता करने की कोशिश की। यकीनन आपको पसंद आएगा। तनवीर आफरीदी और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।